Hello everyone, welcome to CBL UPSC. So guys, from today onwards we are going to start with a weekly current affairs series for Indian polity. Well, as you guys all know that Indian polity related current affairs are extremely important. Why? Well, there are two particular reasons for that. Reason number one, Indian polity forms a significant and important chunk of your UPSC syllabus. आपके UPSC syllabus का बहुत important अंग है Indian polity. तो इसीलिए इससे related current affairs important हो जाते हैं. And reason number two is that Indian polity is a very dynamic subject. हर रोज या हर हफ्ते इंडियन पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स में कोई ना कोई न्यूज तो चलती रहती है. बिकॉज दिस इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट एंड बिकॉज एवरी डे और एवरी वीक there is some news or the other with respect to Indian polity. That is why we need to keep an eye on current affairs related to Indian polity. Why? Because UPSC keeps an eye on that. And UPSC generally has a tendency of asking current affairs oriented questions in prelims as well as mains. Alright? So that is why we are starting with this Indian polity current affairs series. And that series is weekly, as you guys all know. Now, in this particular video, we'll cover Indian polity related current affairs from 27 June to 3rd of July. Now, let's take a look at the sources that we are going to cover in this weekly current affairs series related to Indian polity. वो देख लेते हैं एक बारी. ठीक है? जैसा कि आप बाकी सब्जेक्ट्स की करंट अफेयर सीरीज में देख ही रहे हो कि हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी तो कवर हो ही रहा है, बट हर सब्जेक्ट का ना कोई एक स्पेसिफिक सोर्स भी है. जैसे साइंस एंड टेक का स्पेसिफिक सोर्स क्या था? साइंस रिपोर्टर या साइंस मॉनिटर. आईआर के लिए स्पेसिफिक सोर्स क्या था? इंडियाज वर्ल्ड राज्यसभा टीवी पे जो था, या साइंस रिपोर्टर. वैसे ही पॉलिटी के लिए ना आपका एक स्पेसिफिक सोर्स है जिसका नाम है पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च. इसमें जो भी नए बिल आते हैं, जो भी पार्लियामेंट की तरफ से एक्टिविटी होती है, उस पे ये जो एनजीओ है, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नजर रखती है. तो इससे रिलेटेड जो भी, मतलब इसमें जो भी चीज होगी ना, जो भी डेवलपमेंट होगी पॉलिटी रिलेटेड, उसको भी हम अपनी ये वीकली करंट अफेयर सीरीज की वीडियोस में कवर करेंगे. अच्छा, कुछ और सोर्सेज हैं. कई बारी पॉलिटी रिलेटेड आर्टिकल्स योजना और कुरुक्षेत्र में भी आ जाते हैं, तो अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज इंडियन पॉलिटी की, उसमें भी हम कवर करेंगे. और एक और सोर्स है जो मैंने यहां पे लिखा नहीं है, बट अगर उस सोर्स में अच्छा आर्टिकल आता है तो हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे. वो सोर्स क्या है? ईपीडब्ल्यू, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली. तो इसमें कई बारी बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं जिनको कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आपने घबराना नहीं है, अगर ईपीडब्ल्यू में अच्छा आर्टिकल आएगा तो हम अपनी वीडियो में कवर जरूर करेंगे. ऑलराइट, नाउ वी हैव ऑल द सोर्सेज एट आवर हैंड. हमें पता चल गया कौन से सोर्सेज होंगे. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द इश्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो. ऑलराइट, सबसे पहला इशू, Parliament should find a way to convene and debate in times of COVID-19. Now the thing is that Indian Express ने ना अभी एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट की कोविड-19 की वजह से कोई भी सिटिंग नहीं हुई है. तो पार्लियामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की पॉलिटिकल फंक्शनिंग के लिए. इसीलिए पार्लियामेंट के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा बैठने के लिए. पार्लियामेंट शुड फाइंड अ वे टू अरेंज सिटिंग. ठीक है, डिस्कशंस इंपॉर्टेंट है. तो वो काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल था, तो उसको हम कवर करेंगे अच्छे से. द सेकंड इशू वाज क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बेड ब्यूरो. नाउ सेंट्रल बेड ब्यूरो कहां से आता है? वेल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि सेंट्रल बेड ब्यूरो बनना चाहिए. और ये कोविड-19 के टाइम में एकदम से न्यूज में और क्यों आ गया है? बिकॉज कोविड-19 के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है. तो इसीलिए इस आर्टिकल ने डिस्कस करा है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कभी किसी जजमेंट में, कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर कर सकती है कि इमरजेंसी के लिए पेशेंट्स के पास बेड अवेलेबिलिटी हो. ऑलराइट, तो ये ना थोड़ा फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड टॉपिक हो जाता है. फंडामेंटल राइट्स को भी डील करता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी डील करता है. इसीलिए इस टॉपिक को हमने इंडियन पॉलिटी में डाला है, वरना इसे कोविड-19 के टॉपिक में भी डाल सकते थे. देन द अदर इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर. आपने अभी न्यूज में सुना होगा कि तमिलनाडु की पुलिस ने एक फादर सन डुओ को कस्टडी में टॉर्चर करके मार दिया. तो उससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स डिस्कस हो रही हैं, स्पेशली डीके बासु जजमेंट. तो उसको डिटेल में देखेंगे. क्लियर? और एंड में दो छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे हम. ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन आई है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की नोटिफिकेशन निकाली है सरकार ने. एंड
एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने अभी रूलिंग दी है ऑन दिल्ली जिमखाना क्लब केस। दिल्ली जिमखाना क्लब में क्या होता था कि ये ना मेंबरशिप काफी ज्यादा इनकी रिस्ट्रिक्टेड थी और बहुत सारे इश्यूज थे जिसपे एनसीएलटी ने एक जजमेंट दी है और वो जो जजमेंट है वो कई फंडामेंटल राइट्स के एरियाज को भी डिस्कस करती है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑलराइट, तो ये 5 इश्यूज होंगे जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इशू नंबर 1 एंड दैट इज Parliament should find a way to convene and debate in times of COVID-19. All right, let's begin. Now, ये आर्टिकल स्टार्ट होता है by discussing why is Parliament important in our country. Parliament की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे देश के लिए, right? Now, ये आर्टिकल बोलता है कि हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके स्टार्टिंग में एक प्रीएम्बल है और प्रीएम्बल स्टार्ट होता है कुछ ऐसे वर्ड से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved वगैरह वगैरह, और फिर लिखते हैं एंड में ये enact, adopt and give to ourselves this constitution. है ना, ऐसे ही है हमारा जो प्रीएम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved वगैरह वगैरह, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो सारा लिख देते हैं। फिर एंड में होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, सारी लाइनें, फिर enact, adopt and give to ourselves this constitution. नाउ प्रीएम्बल जो है ना उसमें इस वर्ड की सिग्निफिकेंस है या इस फ्रेज की सिग्निफिकेंस है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे देश का जो फंडामेंटल लॉ है, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, वो वी द पीपल मतलब लोगों ने अपने आप को दिया है। इससे पता चलता है कि जो असली पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कौन है? पीपल। ठीक है, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, बट वो भी ये कहते हैं कि उसकी पावर कहां से आती है कॉन्स्टिट्यूशन की? लोगों से, जनता से, आम जनता से। नाउ वी द पीपल वर्ड आने की वजह से यह पता चलता है कि एक्चुअली जो सॉवरेनिटी है हमारे देश में वो लोगों के पास है। और जिस कंट्री में सॉवरेनिटी मतलब सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर, जिस कंट्री में सॉवरेनिटी लोगों के पास होती है वो कंट्री में चल रही होती है डेमोक्रेसी। मेक सेंस? नाउ डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि लोग अपने आप को गवर्न कर रहे हैं या उस कंट्री को आम लोग गवर्न कर रहे हैं। ना उस कंट्री को आम लोग कैसे गवर्न करेंगे? डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारे लोग मिलके डिसीजंस बनाएंगे अपनी सोसाइटी के लिए। ना ये ना 2 तरीके से हो सकती है। एक तो तरीका क्या है, विच इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कोई कंट्री है या कोई जगह है, वहां पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं, आम जनता इकट्ठी होती है और डिसीजंस बनाती है। नाउ अब कंट्रीज इतनी बड़ी है ना कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कभी पॉसिबल थी ग्रीक सिटी स्टेट्स में, छोटी छोटी कंट्रीज है वहां पॉसिबल हो सकती है जिनकी पॉपुलेशन ही बहुत कम है। जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन कम होगी वहां तो सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, बट इंडिया, चाइना, यूएसए जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज अगर वहां डेमोक्रेसी चाहिए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी से तो काम नहीं चलेगा। तो डेमोक्रेसी ने ना अपने आप को इनोवेट करा और एक और तरीका निकाला जिससे डेमोक्रेसी भी रहेगी और सारे लोगों को बार बार इकट्ठा नहीं होना पड़ेगा। उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब कि लोग अपने बिहाफ पे कुछ नुमाइंदे चुनेंगे, लोग अपने बिहाफ पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और उन रिप्रेजेंटेटिव का काम होगा कि जितने भी कंट्री है पूरी कंट्री के लिए क्या लॉज होने चाहिए, उनको गवर्न कैसे करना चाहिए। राइट, नाउ दिस सिस्टम इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नाउ डेमोक्रेसी को अगर फंक्शन करना है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अगर फंक्शन करना है तो रिप्रेजेंटेटिव चुने भी जाने चाहिए और चुनने के बाद उन्हें आपस में एक जगह भी मिलनी चाहिए जहां पे वो लॉज वगैरह बनाएंगे। इंडिया के लिए या किसी भी कंट्री के लिए वो जगह क्या होगी? वही जगह है पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट में आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फंक्शन करती है। आपके कंट्री में डेमोक्रेसी फंक्शन करने के लिए
पार्लियामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर पार्लियामेंट नहीं होगा तो रिप्रेजेंटेटिव्स कहां जाएंगे, और अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी कहां से फंक्शन करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पार्लियामेंट का जो ये आर्टिकल बोलता है वो तो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फंक्शन करवाता है। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पे आते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि देश को कैसे चलाना है। नाउ पार्लियामेंट की सिर्फ यही इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेशन को अलाउ करता है, डेमोक्रेसी को अलाउ करता है, जहां लोगों के चुनिंदे जो नुमाइंदे हैं वो बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और गवर्न कर सकते हैं। सिर्फ यही फंक्शन नहीं है पार्लियामेंट का। डेमोक्रेसी के ना 2 और फीचर्स होते हैं, एक बारी वो देख लेते हैं। डेमोक्रेसी जो होती है ना उसके 2 और टाइप्स हैं। एक होती है हमारी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? वो डेमोक्रेसी जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ना ऐसे भी हो सकती है कि मैं हूं, मैंने अपना एमपी चुन लिया, अब एमपी जो करना चाहे करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे कंट्री में ऐसा हो भी सकता है कि वोटर्स जो हैं अपने एमपी एमएलए चुन लेते हैं, बाद में एमपी और एमएलए अपनी चलाते हैं। राइट नाउ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, आम जनता की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और पार्लियामेंट कैसे अलाउ करता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी? आपको पता है जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आता है, कोई एक्ट लेके आता है, लेजिस्लेशन लेके आता है, वो लेजिस्लेशन जाती है स्टैंडिंग कमिटी में। पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमिटी है वो रिव्यू करती है लेजिस्लेशन को, और वो जब रिव्यू कर रही होती है ना, वो पता क्या करती है? पब्लिक कमेंट्स भी इनवाइट करती है, लोगों के कमेंट्स भी इनवाइट करती है। राइट तो लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी बिल, जैसे मान लो आप आधार का जब बिल लेके आ रहे थे तो मीडिया में कितनी डिबेट्स हो रही थी और लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और लोग अपने कमेंट्स दे रहे थे पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट अगर फंक्शन नहीं करेगा तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं फंक्शन करेगी। राइट और पार्लियामेंट में कौन होते हैं? पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग होते हैं उनका लेना देना तो आम जनता से होता है, वो आम जनता से सारे डिस्कशन वगैरह करते हैं, रैली वगैरह करते हैं, तो इससे पार्टिसिपेशन होती है हमारी डेमोक्रेसी में। तो एक आपका पार्लियामेंट अलाउ करता है रिप्रेजेंटेशन, दूसरा आपका पार्लियामेंट अलाउ करता है पार्टिसिपेशन, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका पार्लियामेंट अलाउ करता है, एंड दैट इज डेलिबरेशन। आपकी डेमोक्रेसी 2 तरीके की हो सकती है, पार्टिसिपेटरी और डेलिबरेटिव। डेमोक्रेसी के भी ना बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करें और डिसीजन मेकिंग हो रही है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि बहुत सारी डेलिबरेशन हो रही है। डेलिबरेशन मतलब डिबेट्स, डिस्कशंस वगैरह। तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में कैसे होती है? पार्लियामेंट के थ्रू ही होती है। अगर पार्लियामेंट ही नहीं फंक्शन करेगा तो डिबेट्स ही नहीं होंगी, मेन डिबेट्स, डिस्कशंस ही नहीं होंगी। और जैसा कि आप जानते हो पार्लियामेंट की जो डिबेट्स होती हैं उन पे डिबेट्स होती है न्यूज चैनल में, कि पार्लियामेंट में जो एक्टिविटी हो रही है उससे रिलेटेड न्यूज चैनल्स अपनी डिबेट्स चलाते हैं, लोग आपस में डिबेट करते हैं इश्यूज वगैरह को। तो अगर पार्लियामेंट ही नहीं होगा तो आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं फंक्शन कर सकती, आपकी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर सकती, आपकी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी नहीं फंक्शन कर सकती। और डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, डिबेट्स, डिस्कशन, डेलिबरेशंस इंपॉर्टेंट है। राइट एक बारी ना इन टर्म्स की जो अभी हमने डिस्कस करे इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ आपके पॉलिटी रिलेटेड मेंस के आंसर्स के लिए के पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एस्से में भी आप ये पॉइंट्स यूज कर सकते हो कि पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे देश को जरूरत क्या है। इट अलाउज डेमोक्रेसी टू फंक्शन एंड नॉट जस्ट एनी नॉर्मल डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू फंक्शन, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी टू फंक्शन, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी टू फंक्शन। ऑलराइट अब फटाफट से इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक हमने करी थी डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है कि लोग अपने बिहाफ पे अपने एमपी एमएलए को चुनते हैं और वो गवर्न करते हैं। Also known as indirect democracy is a type of democracy founded on the principle of elected officials, MP, MLA, representing a group of people as opposed to direct democracy. Make sense? दूसरा हमने वर्ड क्या करा था? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसकी भी देख लेते हैं डेफिनेशन। ऑल्सो नोन एज प्योर डेमोक्रेसी। प्योर डेमोक्रेसी इसे क्यों कहते हैं? इसे इनडायरेक्ट कहते हैं, इसे प्योर कहते हैं। प्योर क्यों कहते हैं? इसे प्योर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअली डेमोक्रेसी यही है कि लोग आपस में इकट्ठे होकर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं,
खुद ही डिस्कशंस करके डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ऑल्सो नोन एज प्योर डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल डिसाइड ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव्स themselves. They don't elect a representative, they decide it themselves. Alright? Then participatory या participative democracy क्या होता है? This is a form of democracy. This form of democracy emphasizes on broad participation of its constituents, यानी कि citizens, in the direction and operation of political systems. ठीक है? और deliberative democracy क्या होगा आपका? Deliberative democracy का एक और नाम है discursive democracy. It is a form of democracy in which deliberation यानी कि debates, discussion is central to decision making. It adopts elements of both consensus decision making. Consensus मतलब जहां सबकी सहमति होती है. Consensus का मतलब सबकी सहमति. तो ये जो deliberative democracy है, इसमें consensus based decision making भी होती है, वो decisions जिसमें सबकी सहमति है, एंड मेजॉरिटी रूल. अगर कंसेंसस नहीं आ रहा, सबकी सहमति नहीं आ रही, तो किसकी मानी जाएगी? जो मेजॉरिटी में है. मेक सेंस? ठीक है, चलो. अच्छा, पार्लियामेंट का ना एक और फंक्शन है, एक और इंपॉर्टेंस है पार्लियामेंट की, और वो कहां से पता चलती है? एडमंड बर्क, एक बहुत फेमस यूके में पॉलिटिकल फिलोसोफर, पॉलिटिकल कमेंटेटर हुए हैं, उनका कोट है एक. उस कोट से हमें पता चलता है कि पार्लियामेंट की और क्या इंपॉर्टेंस है. अच्छा, माइंड यू अगेन, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला है, ये सिर्फ यूपीएससी मेंस के जीएस के आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अगर पार्लियामेंट से रिलेटेड एसए आ जाता है तो एडमंड बर्क का ये कोट याद रखना या इसके कुछ पार्ट्स याद रखना, यूज कर सकते हो उन एसेज में. ऑलराइट, नाउ एडमंड बर्क ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट या पार्लियामेंटेरियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एडमंड बर्क कहते हैं, पार्लियामेंट इज नॉट अ कांग्रेस ऑफ एम्बेसडर्स फ्रॉम डिफरेंट एंड हॉस्टाइल इंटरेस्ट. अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूं. जनरली जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, उसमें यह बोला जाता है कि जो पार्लियामेंट है ना, उसमें हर ग्रुप या सेक्शन के नुमाइंदे या हर ग्रुप या सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव्स आके बैठेंगे. सो फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ के इंटरेस्ट कौन फर्दर करेगा? चंडीगढ़ इलेक्ट करेगा एक एमपी को, वो एमपी फर्दर करेगा चंडीगढ़ के इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट. तो जो चंडीगढ़ का एमपी होगा वो चंडीगढ़ के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है. राइट, तो लोग ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में ना जो जो लोग होते हैं वो अपने सेक्शन ऑफ पीपल के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अगर कोई इंसान है जो भुवनेश्वर से इलेक्ट हुआ है तो वो भुवनेश्वर के इंटरेस्ट को फर्दर करेगा, और कंट्री में जो कुछ भी हो रहा है उससे उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए. एक तो ये व्यू है पार्लियामेंटेरियंस के फंक्शन को देखने का कि पार्लियामेंटेरियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. बट एडमंड बर्क कहता है ऐसा नहीं है. एडमंड बर्क कहता है कि जो भी पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना, वो सिर्फ अपने सेक्शन के इंटरेस्ट को ना ध्यान में रखें, पूरे देश के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखें. चंडीगढ़ का एमपी चंडीगढ़ से एक बारी इलेक्ट हो जाए तो वो चंडीगढ़ के इंटरेस्ट को तो देखे, पर देश के भी इंटरेस्ट को देखे. और ये इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, हमारे पार्लियामेंट में चाइना से रिलेटेड डिस्कशंस हो रही हैं. अब चाइना से रिलेटेड अगर डिस्कशंस हो रही हैं और आपके चंडीगढ़ का एमपी सिर्फ चंडीगढ़ के बारे में सोच रहा है, तो वो चाइना रिलेटेड डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कोई भी चाइना रिलेटेड डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता अगर वो सिर्फ अपने शहर के बारे में सोच रहा है. राइट, तो एडमंड बर्क कहते हैं कि एक बार इलेक्ट होने के बाद पार्लियामेंटेरियन या रिप्रेजेंटेटिव को पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए. सिर्फ नैरो अपने डिफरेंट या नैरो हॉस्टाइल इंटरेस्ट को नहीं देखना चाहिए, अपने ग्रुप के इंटरेस्ट को नहीं देखना चाहिए, पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए. ये एक और फंक्शन है पार्लियामेंट का. ठीक है, एडमंड बर्क का क्या कहते हैं, एक बारी वो देख लेते हैं फिर से. पार्लियामेंट इज नॉट अ कांग्रेस ऑफ एम्बेसडर्स फ्रॉम डिफरेंट एंड हॉस्टाइल इंटरेस्ट. मतलब चंडीगढ़ के इंटरेस्ट, भुवनेश्वर के इंटरेस्ट, डिफरेंट इंटरेस्ट की कांग्रेस नहीं है ये. विच इंटरेस्ट ईच मस्ट मेंटेन एज एन एजेंट एंड एडवोकेट. ठीक है, अगेंस्ट अदर एजेंट्स एंड एडवोकेट्स. ये कहता है पार्लियामेंट वो जगह नहीं है जहां पे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल के एजेंट्स और एडवोकेट बैठे हुए और आपस में लड़ रहे हैं. ऐसा नहीं है. But Parliament is a deliberative assembly of one nation. Parliament is a deliberative assembly of one nation. जो चंडीगढ़ का एमपी होगा या चंडीगढ़ की एमपी होंगी, वो सिर्फ
चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, देश को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। एडमंड बर्ग एक तरह से इस केस में शाहरुख खान जैसे हो जाते हैं चक दे इंडिया में, जब वो कहते हैं ना कि जिस देश के नाम ना मुझे, जिस स्टेट्स के नाम ना मुझे सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम होता है इंडिया, राइट? कुछ सुना है आपने ऐसा, राइट? तो एडमंड बर्ग कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस का भी फंक्शन यही होता है कि जितने भी एमपीज एमएलए हैं वो अपने शहर को या अपने गांव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यही पार्लियामेंट का एक और फंक्शन है, अगेन एसए के लिए इंपॉर्टेंट है। Of one nation with one interest, देश का national interest, that of the whole, where not local purposes, not local prejudice ought to guide, but the general mood. Local perspectives नहीं देखेंगे, general पूरे देश का interest देखेंगे, resulting from the general reason of the whole. Whole मतलब पूरा country. एडमंड बर्ग कहते हैं, you choose a member indeed. जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, कोई शहर होता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज जरूर करता है, यू चूज अ मेंबर इंडीड, बट व्हेन यू हैव चोजन हिम, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिस्टल। ब्रिस्टल एक जगह है यूके में, पर ये एडमंड बर्ग यूके के थे इसलिए ये ब्रिस्टल बोल रहे हैं। वैसे आप लगा लो हमारे एग्जांपल में चंडीगढ़। एक बार आप चूज हो गए, यू आर नॉट जस्ट अ मेंबर ऑफ चंडीगढ़ या ब्रिस्टल, बट ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ अपने एरिया के इंटरेस्ट फर्दर नहीं करता, पूरे देश के इंटरेस्ट फर्दर करता है, राइट? सो दिस एडमंड बर्कियन, इसको हम ना एक और नाम देते हैं पॉलिटिकल साइंस में। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि दिस इज नोन एज बर्कियन नोशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो एडमंड बर्ग ये कहते हैं। ऑलराइट, चलो ये तो आपका पॉइंट हो गया। मेंस में इंट्रोडक्शन लिखनी है या कभी मेंस के आंसर्स में आपसे पूछ लिया कि पार्लियामेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये काम आएगा। एसए में पूछ लिया तो ये काम आएगा। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक्स पे। व्हाई इज पार्लियामेंट नेसेसरी? 3 रीजंस देख लेते हैं, ठीक है? व्हाई इज पार्लियामेंट नेसेसरी? नंबर 1, इट इज अ प्लेस वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कैरी फॉरवर्ड people's mind as an input. It is a place where लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उनको लेके जाता है पार्लियामेंट में एमपी या एमएलए, ठीक है? तो पार्लियामेंट वो जगह है जहां लोगों के इंटरेस्ट पहुंचते हैं एज इनपुट, और इनपुट होने के बाद लोगों के इंटरेस्ट पार्लियामेंट में पहुंच गए, पार्लियामेंट की डिस्कशन में पहुंच गए, वहां अब उस पे डिबेट्स है, डिस्कशन होंगी, और उन डिबेट्स है, डिस्कशंस के बेसिस पे रूल्स, लेजिस्लेशंस, एक्ट्स वगैरह निकलेंगे। वो रूल्स, लेजिस्लेशंस, एक्ट्स क्या होंगे? आउटपुट होंगे, ठीक है? तो इनपुट क्या होगा? लोगों, पार्लियामेंट में लोगों के इंटरेस्ट, जैसे पार्लियामेंट अगर ये बिल्डिंग है तो यहां से लोगों के इंटरेस्ट आ रहे हैं एमपी एमएलए के थ्रू एज इनपुट्स, और वही एमपी एमएलए डिबेट करके एक्ट बना रहे हैं, कोई लॉ बना रहे हैं, वो आउटपुट हो जाएगा, राइट? पीपल्स विल गोइंग इन एज इनपुट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आउटपुट in the form of plethora of acts, rules, sub-rules, etc. Make sense? Parliament is a place where the executive, ये भी एक important function है हमारे कंट्री का, because India presidential system नहीं follow करता, parliamentarian या parliamentary democracy है। इंडिया को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर डायरेक्टली या दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, राइट? तो अगर आपका पार्लियामेंट ही नहीं फंक्शन करेगा तो ये जो मिनिस्टर्स हैं इनको अकाउंटेबल कौन होल्ड करेगा? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां लाए करती है अगर पार्लियामेंट ही नहीं है? क्लियर? सो पार्लियामेंट इज अ प्लेस वेयर द एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। पीपल को कैसे रिस्पॉन्सिबल है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट इलेक्ट कौन करता है? लोग। तो इनडायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। देयरफॉर ये आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है ना, उसे सेशन में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं आता तो ये इनपुट्स नहीं होंगे, आउटपुट नहीं आएगा, लोगों के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट नहीं होंगे, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल नहीं होल्ड किया जाएगा, ये कुछ भी चाहे कर ले। मेक सेंस? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कोविड-19 इंपैक्ट ऑन पार्लियामेंट। अभी कोविड-19 आने की वजह से पार्लियामेंट को आपने प्रोरोग कर दिया। प्रोरोग का मतलब कि आपने पार्लियामेंट को सस्पेंड करा हुआ, अभी सिटिंग नहीं हो रही है, राइट? नाउ इसकी वजह से बहुत सारे बिल्स और लॉज बिना डिस्कशन के पास हो गए। देखते हैं एक एक करके। कोविड-19 इंपैक्ट ऑन पार्लियामेंट। फाइनेंस बिल फॉर दिस ईयर। फाइनेंस बिल आपको पता है ना, हर बजट के बाद, डिस्कशंस होने के बाद एक फाइनेंस बिल आता है जिसपे डिस्कशन होती है। और फाइनेंस बिल में क्या होता है? टैक्सेस होते हैं, टैक्स के प्रपोजल्स होते हैं, रेवेन्यू के प्रपोजल्स होते हैं,
डेट के प्रपोजल्स होते हैं, जो भी सारी चीजें होती हैं, फाइनेंस जो है पूरे कंट्री का, वो सारे प्रपोजल होते हैं। नाउ ये आर्टिकल कह रहा है कि कितनी बुरी बात है कि इस बजट का फाइनेंस बिल बिना डिस्कशन के पास हो गया। वो फाइनेंस बिल जो कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो फाइनेंस बिल जो देश के फाइनेंसेस सेट करता है, फाइनेंस बिल का इंपैक्ट हमारी पूरी पॉपुलेशन पे पड़ता है, वो बिना डिस्कशन के पास हो गया। फाइनेंस बिल फॉर दिस ईयर्स बजट हैज बीन पास्ड विदाउट अ वर्ड ऑफ डिस्कशन इन पार्लियामेंट। तो ये बुरी बात है, राइट? देन सिंस द प्रोरोगेशन आपको पता होगा, पार्लियामेंट प्रोरोग होता है, मतलब जब सेशन खत्म हो जाता है तो एडजर्नमेंट साइन डाई होता है, उसके बाद पार्लियामेंट को प्रोरोग कर दिया जाता है कि खत्म हो गया सेशन। सिंस द प्रोरोगेशन ऑफ हाउस ऑन मार्च 23 को प्रोरोग कर दिया था, नो स्टैंडिंग कमिटी हैज कंडक्टेड एनी बिजनेस। जब प्रोरोगेशन हो जाती है ना, हाउस आपका प्रोरोग हो जाता है, मतलब सेशन खत्म हो जाता है, तो भी स्टैंडिंग कमिटीज जो होती है ना आपके हाउस में, जो बिल्स को डिस्कस करती हैं, वो चलती रहती हैं। स्टैंडिंग कमिटीज चलती रहती हैं। हाँ, आपका हाउस सेशन में नहीं होता, एमपी एमएलए हाउस में नहीं बैठते, क्लियर? बट जब से कोविड-19 पैंडेमिक आया और जब से प्रोरोगेशन हुई है, ना तो स्टैंडिंग कमिटी बैठी है और हाउस तो सेशन में है ही नहीं, तो कोई डिस्कशन नहीं हो रही, बिल्कुल एब्सेंस है डिस्कशंस की। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी नहीं फंक्शन कर पा रही। रिमेंबर, दिस ईयर्स मॉनसून सेशन माइट गेट डिलेड। मॉनसून सेशन आपका स्टार्ट होता है जुलाई टू सितंबर तक चलता है। अब जुलाई तो आ गया है, तो आपका मॉनसून सेशन डिले हो सकता है। देन लास्ट, if a way to convene the parliament is not found soon, a constitutional violation might occur. अगर जल्दी ही पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना हो रही है, उल्लंघन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपका पार्लियामेंट सेशन में होना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, वो हट जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन क्या है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन वायलेट होगा अगर ये पार्लियामेंट सेशन में नहीं आता? फटाफट से देख लेते हैं। Now, Article 85 Clause 1 क्या कहता है? The President shall from time to time summon each House of Parliament, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, to meet at such time and place he thinks fit. ठीक है? But 6 months, ये important provision है, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. पिछले सेशन की लास्ट सिटिंग और नए सेशन की फर्स्ट सिटिंग में 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, ये बोला गया। नाउ लास्ट सिटिंग आपकी या आपका पिछला सेशन था मार्च 23 को। अब कहते ये हैं 6 महीने मतलब 180 डेज, राइट? द लास्ट सिटिंग ऑफ 17th लोकसभा वाज ऑन मार्च 23। 6 months और 180 डेज विल elapse on 19 सितंबर। 19 सितंबर को 6 महीने हो जाएंगे। अगर 19 सितंबर तक भी आपने पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया तो एक तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हो, राइट? ना लोग ये कह सकते हैं कि कैसे बुला ले, जब तक कोरोना वायरस नहीं हटता तब तक कैसे बुला ले पार्लियामेंट का सेशन? पर यही तो प्रॉब्लम है, हमें कोई तरीके ढूंढने पड़ेंगे पार्लियामेंट का सेशन, चाहे टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर लो, किसी चीज के थ्रू कर लो, बट अगर आप पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाते, चाहे कोरोना वायरस है चाहे नहीं है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वायलेशन कर रहे हो। ऑलराइट? It is the prerogative of the president to summon parliament to meet at such time and place as he thinks fit. ये तो लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट बुलाएगा सेशन। और प्रेसिडेंट बुलाने का मतलब, हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट कैसे चलता है? प्रेसिडेंट का मतलब क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? प्रेसिडेंट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही है। तो हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं, है ना, उनको फटाफट से बुलाना चाहिए सेशन, मतलब एग्जीक्यूटिव के हाथ में है पावर। एंड लास्ट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ ईच हाउस रिक्वायर द सेक्रेटरी जनरल, जो हर एक लोकसभा का एक सेक्रेटरी जनरल होता है, राज्यसभा का, द सेक्रेटरी जनरल टू इशू समन्स टू ईच एमपी स्पेसिफाइंग द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सेशन। तो रूल्स भी ये कहते हैं कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड कर लेंगे, मतलब प्रेसिडेंट डिसाइड कर लेगा, तब हर सेक्रेटरी जनरल को ना समन या लेटर भेजना पड़ेगा, ईमेल भेजनी पड़ेगी हर एक एमपी को, जिसमें लिखा होगा कि सेशन कब स्टार्ट हो रहा है, किस समय होगा और कौन सी जगह पे होगा। मेक सेंस? चलिए,
What are the alternatives available? मतलब अब क्या क्या अवेलेबल है alternatives? 19 सितंबर तक अगर आपने सेशन नहीं बुलाया तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, और 19 सितंबर तक अगर कोरोना वायरस का जो बर्डन है वो हटता नहीं है, खत्म नहीं होता, तो सेशन बुलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि 19 सितंबर तक कोरोना वायरस कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहेगा। अब हमारे पास क्या तरीके हैं कि कोरोना वायरस के दौरान हम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट होने ना दें, पार्लियामेंट को बुला लें। क्या तरीके हैं? Business as usual should commence with proper preventive measures and following proper social distancing। मतलब पार्लियामेंट के अंदर ही आप ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट्स कर लो कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं। प्लस पार्लियामेंट्स प्रेमिसेस शुड बी स्टेरलाइज यानी डिसइंफेक्टेड एज पर WHO नॉर्म्स। तो आप पार्लियामेंट का सेशन चला दो, सारे जितने भी MPs हैं वो सारे मास्क पहन के आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, दूर सीटिंग होगी और डिसइंफेक्ट करते रहेंगे पार्लियामेंट को। ऐसा कर सकते हो, बहुत सारी कंट्रीज ऐसा कर रही हैं ऑलरेडी, इजिप्ट वगैरह ऐसा कर रही हैं। दूसरा तरीका क्या है? Parliament sessions can be attended remotely through video conferencing and web meetings। बहुत सारे कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मिल रहे हैं, तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज या पार्लियामेंट वेब मीटिंग्स के थ्रू भी मिल सकता है, राइट? बहुत सारी कंट्रीज, वेनेजुएला वगैरह ऐसे, वेनेजुएला तो चलो अलग ही हो गया, बट अर्जेंटीना वगैरह ऐसे ही यही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? या हम दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि कई कई केसेस में आपने बुला लिया, कई कई केसेस में आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काम कर लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन। अ हाइब्रिड मॉडल कैन ऑल्सो बी फॉलोड, अ मॉडल दैट कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ above mentioned alternatives। जो आपका यूके है ना, कंट्री यूनाइटेड किंगडम, वो यही मॉडल फॉलो कर रहा है, फिलीपींस भी यही मॉडल फॉलो कर रहा है, हाइब्रिड, दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहा है। ऑलराइट, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट इशू पे, जिसका नाम है क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बेड ब्यूरो। नाउ सेंट्रल बेड ब्यूरो होता क्या है वो जानने से पहले ये देख लेते हैं कि ये इशू न्यूज में क्यों है। ये जो इशू है ना, इस पे इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों ने आर्टिकल्स निकाले हुए हैं। अच्छा, ये इशू न्यूज में पता क्यों आया? बिकॉज 5 जून को ना एक प्रेग्नेंट लेडी थी नोएडा में, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी वो, उनका नाम था नीलम। उनको रात को कोई कॉम्प्लिकेशन हुई होगी तो वो किसी हॉस्पिटल गई। अब हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उस हॉस्पिटल ने उन्हें मना कर दिया, वो दूसरे हॉस्पिटल गई, दूसरे हॉस्पिटल में भी सेम चीज हुई, तीसरे, चौथे, ऐसे करते करते वो 12 घंटे एम्बुलेंस में ही घूमती रही और एम्बुलेंस में ही उनकी डेथ हो गई। जब ऐसी सिचुएशन हुई, जब ये इंसिडेंट हुआ, तो एकदम से न्यूज में ह्यू एंड क्राई हुआ और उसी वजह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड अ प्रोब इनटू द इंसिडेंट। नाउ ये इंसिडेंट होने की वजह से हम जितने भी ये न्यूज़पेपर्स हैं या जितने भी ये मीडिया वाले हैं, इनकी नजर ऐसे ही इससे रिलेटेड और केसेस पे भी पड़ी। ऐसे केसेस जैसे ये जो नोएडा की जो ये फीमेल थी 8 मंथ प्रेग्नेंट, जो इनके साथ हुआ है, ऐसा हमारे देश में आम आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ आम होता रहता है ना। इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में बेड्स की अवेलेबिलिटी इमरजेंसी केसेस में बहुत कम है, और कोरोना वायरस पैंडेमिक आने के बाद तो ये चीज और ज्यादा एग्रेवेट हो गई है, बिकॉज अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो रही है और बेड्स की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। मेक सेंस? नाउ इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के थ्रू कई गाइडलाइंस निकाली थी। उन गाइडलाइंस में से एक गाइडलाइन थी विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल बेड ब्यूरो, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आपको इमरजेंसी पे हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं होता तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट की ग्रॉस वायलेशन है ये, राइट? तो ये सारे इशू को हम देखते हैं। ऑलराइट, चलिए। To deal with COVID-19 pandemic, the central government invoked Disaster Management Act and Epidemic Diseases Act। COVID-19 से लड़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स चाहिए थी, वो पावर्स उन्हें मिलती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट से, राइट? ये जो कर्फ्यू लगाने हैं वगैरह वगैरह वगैरह, स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन देनी है। क्लियर? These acts gave extraordinary powers to the government to facilitate and galvanize, facilitate करना या speed up करना disaster preparedness to meet this unparalleled health crisis। अगर कोविड-19 पैंडेमिक नहीं आता तो भी हमारे देश में हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज थी। कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद तो हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज और हो गई। दो ये जो एक्ट्स हैं, इनके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स आ गई थी, तो उसके थ्रू उन्होंने बेड्स अवेलेबल कर दिए। नॉनदलेस अभी भी शॉर्टेज है, और जिस जगह पे बेड्स अवेलेबल भी हैं वहां पे भी पुअर मैनेजमेंट की वजह से, कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से पेशेंट्स को टाइम पे बेड अवेलेबल ही नहीं होते, राइट? करंटली द सिचुएशन इज दैट डिस्पाइट द फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, लैक ऑफ कोऑपरेशन,
coordination and collaboration among hospitals in a geographical region has led to poor accessibility of beds to the patients. होता पता क्या है, मान लो नोएडा ही है, लेट्स सपोज नोएडा में ऑलरेडी बहुत सारे हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल थे, ठीक है। अब मेरे को मान लो अगर या कोई XYZ पर्सन को कोविड-19 डिजीज हो जाता है और उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है ना, वो हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल में जाता है, उस हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, राइट, पर दूसरे हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है। बट ये जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल है इसको पता ही नहीं कि दूसरे हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है, तो ये वाला हॉस्पिटल पेशेंट को बताएगा ही नहीं कि आप इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में चले जाओ, यहां बेड है। हॉस्पिटल ए है जिसपे बेड नहीं है, वो अगर उसे पता हो कि हॉस्पिटल बी में बेड्स अवेलेबल है तो वो इस पेशेंट को हॉस्पिटल बी में रेफर कर देगा। बट बिकॉज डिफरेंट हॉस्पिटल्स के बीच में ना कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, कोलैबोरेशन कुछ है ही नहीं, तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे। तो अगर एक हॉस्पिटल पे बर्डन ज्यादा है और उस पर बेड अवेलेबल नहीं है तो उसको पता ही नहीं उसे पेशेंट को किस हॉस्पिटल भेजना चाहिए। यही हुआ था नोएडा में, राइट। अब पूरे नोएडा में बेड्स बहुत अवेलेबल है बट कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन नहीं है, पुअर मैनेजमेंट है, इस वजह से एन मौके पे पेशेंट्स को बेड मिलते ही नहीं है। तो अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से, राइट। द प्रॉब्लम गेट्स एक्यूटली एक्सैस्परेटेड एंड बिकम्स अनमैनेजेबल इवन विद अ स्लाइट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स। और कोविड-19 की वजह से पेशेंट्स और ज्यादा बढ़ गए तो प्रॉब्लम और ज्यादा अनमैनेजेबल हो गया है। ऑलरेडी अनमैनेजेबल थी बिफोर कोविड-19 पैंडेमिक, अब और ज्यादा हो गई है। गवर्नमेंट ने नो डाउट बेड्स अवेलेबल करे हैं पर पता ही नहीं हॉस्पिटल्स को कि किस हॉस्पिटल में बेड है किस पे नहीं है, कोलैबोरेशन ही नहीं है ना। इस पे ना सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाली थी, राइट। द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट कहते हैं, व्हाई? बिकॉज टॉप पे है ना। द एपेक्स कोर्ट इन पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये एक केस था, रूल्ड दैट डिनायल ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो आपका राइट टू लाइफ है ये किस आर्टिकल में आपको मिलता है, कौन सा फंडामेंटल राइट है? आर्टिकल 21। सो अंडर आर्टिकल 21 यू आर गारंटीड फंडामेंटल राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको अवेलेबल नहीं होता एन मौके पे तो दिस इज वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। क्लियर? अब सुप्रीम कोर्ट जानता है कि पुअर मैनेजमेंट की वजह से लोगों का राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना कुछ गाइडलाइंस दे दी थी जिससे प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। वो गाइडलाइंस क्या थी? द ऑर्डर लेड आउट कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोटोकॉल्स फॉर रेफरल। रेफरल मतलब हॉस्पिटल ए के पास बेड नहीं है तो हॉस्पिटल ए पेशेंट को रेफर कर देगा हॉस्पिटल बी में, राइट। ट्रांसफर ऑफ पेशेंट्स, हॉस्पिटल ए में पेशेंट एडमिटेड है पर बेड अवेलेबल नहीं है तो उसे ट्रांसफर कर देगा हॉस्पिटल बी में। इस चीज के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए। इस केस में द SC recommended that a central bed bureau should be set up। सेंट्रल बेड ब्यूरो पता है क्या होगा? एक ना ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे हॉस्पिटल्स में, जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में किस हॉस्पिटल पे बेड अवेलेबल है किस पे नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशन इस सेंट्रल बेड ब्यूरो पे होगी। तो हर एक हॉस्पिटल को इस सेंट्रल बेड ब्यूरो से कम्युनिकेट करना है। अगर इसके पास कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल के पास तो वो सेंट्रल बेड ब्यूरो को बताएगा कि मेरे पास इतने बेड हैं और इतने फिल्ड हो चुके, इतने वेकेंट हैं। तो हर समय हर मौके पे 24/7 सेंट्रल बेड ब्यूरो को पता है कि किस हॉस्पिटल में बेड है किस में नहीं। तो अगर हॉस्पिटल ए के पास पेशेंट आ जाता है और हॉस्पिटल ए के पास बेड अवेलेबल नहीं है तो हॉस्पिटल ए कांटेक्ट करेगा सेंट्रल बेड ब्यूरो को और उससे पूछेगा कि किस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जिस हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा पेशेंट को उस हॉस्पिटल को रेफर कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक सेंट्रल बेड ब्यूरो बनाओ, शुड बी सेट अप which should be equipped with wireless or other communication। communicate तो करना ही है हॉस्पिटल के साथ facilities to find out where a particular emergency patient can be accommodated, right? central bed bureau के पास सारी इंफॉर्मेशन है बेड्स की, तो central bed bureau बताएगा कौन सा इमरजेंसी पेशेंट को किस हॉस्पिटल में डालना है। when a particular hospital finds itself helpless to admit a patient because of physical limitations। clear? लास्ट पॉइंट देखते हैं। द एपेक्स कोर्ट ऑल्सो ओपाइंड, मतलब उन्होंने अपना ओपिनियन दिया दैट इन द केस ऑफ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ बेड्स द हॉस्पिटल कंसर्न शुड कॉन्टैक्ट। इन केस ऑफ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट मतलब हॉस्पिटल के पास बेड नहीं है और इमरजेंसी पेशेंट है, द हॉस्पिटल कंसर्न शुड कॉन्टैक्ट इमीडिएटली द सेंट्रल बेड ब्यूरो विच विल कम्युनिकेट विद द अदर हॉस्पिटल्स
and decide in which hospital an emergency, moribund and serious patient to be admitted. मेरे पास मेरा हॉस्पिटल है, मेरे पास बेड अवेलेबल नहीं है, मैं सेंट्रल बेड ब्यूरो को कांटेक्ट करूंगा। सेंट्रल बेड ब्यूरो मुझे बताएगा कि क्या होना चाहिए, कहां पे बेड है, और मेरे पास जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी मैं पेशेंट को बोल दूंगा कि मैं आपको रेफर करता हूं हॉस्पिटल बी में, वहां चले जाओ, वहां बेड है। मेक सेंस? इससे ना क्या है कि बेड अवेलेबिलिटी है पर एक्सेसिबिलिटी नहीं थी अभी तक। सेंट्रल बेड ब्यूरो अगर आ जाएगा तो बेड अवेलेबिलिटी तो चलो वो तो सरकार का काम है, पर एक्सेसिबिलिटी बेटर हो जाएगी क्योंकि मैनेजमेंट बेटर हो जाएगी। अभी क्या है, बेड हैं पर पेशेंट्स को ही नहीं मिल रहे, इससे वो सिचुएशन नहीं होगी। ऑलराइट, बस इतना ऐसा ही था। इसमें आपको बस ये जजमेंट के बारे में पता होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति जजमेंट, और आपको ये पता होनी चाहिए कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको मिलना आपका फंडामेंटल राइट टू लाइफ है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इशू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा डिबेट में है ये इशू। काफी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, हिंदू एक्सप्रेस हर जगह पे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और ये काफी ज्यादा न्यूज और सुर्खियों में है ये। प्लस चांसेस हैं कि इस इशू से रिलेटेड मेंस या प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान से सुनना ये। नाउ द इशू इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर। अच्छा, पुलिस की हिरासत में जिन लोगों को लिया जाता है उनको टॉर्चर करके कई बार मार दिया जाता है, उस पे है ये इशू। नाउ ये इशू न्यूज में क्यों आया? बिकॉज तमिलनाडु पुलिस ने ना बाप बेटे को, एक मतलब फादर सन डुओ थे, उनको पुलिस रिमांड में ले लिया, पुलिस कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में लेने के बाद उन्होंने उन्हें इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करा, इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करा कि इनकी डेथ हो गई। राइट, अब जैसे ही इनकी डेथ हो गई तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया मुद्दा, सो मच सो नेशनल हेडलाइंस बना रहा है ये। और अब धीरे धीरे ना इनके टॉर्चर की डिटेल सामने आ रही है कि इन्हें टॉर्चर कैसे किया गया था, और वो टॉर्चर की डिटेल्स बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है। जब ये इशू नेशनल हेडलाइंस बना गया और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू हो गया, तो तमिलनाडु पुलिस ने वो जो पुलिसमैन जिन्होंने इन्हें टॉर्चर करा था उन पे कार्रवाई करी और उनको चार्ज करा। पहले तो उनपे सस्पिशियस डेथ का चार्ज लगाया, पर अब रिसेंटली न्यूज ये आ रही है कि तमिलनाडु पुलिस ने उन पुलिसमैन पे मर्डर का चार्ज लगा दिया, इन दोनों का। नाउ ये जो न्यूज है, इससे क्या हो जाता है, इशू ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर आ जाता है न्यूज में तो आ ही गया। इशू ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो एक बार देख लेते हैं न्यूज में क्या हुआ था। ऑलराइट, Now, recently a father-son duo died after being arrested by the police. थूथुकुडी की पुलिस थी, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। थूथुकुडी को हम टूटिकोरिन भी कहते हैं, तमिलनाडु की जगह है। Horrifying details of custodial torture have now grabbed national attention. न्यूज़पेपर, जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं या नेशनल न्यूज टेलीविजन चैनल्स है, वहां पे इनकी न्यूज चल रही है। बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव इशू हो चुका है अभी। द क्राइम ब्रांच एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, तमिलनाडु पुलिस का ये डिपार्टमेंट है, हैव अरेस्टेड 5 तमिलनाडु पुलिस पर्सनल। जो पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व थे ना, उनको अरेस्ट कर लिया गया है ओवर चार्जेस ऑफ मर्डर। अब उनपे मर्डर के चार्ज लगा दिए। पहले उनपे जो चार्जेस लगाए थे ना, जब ये इशू सामने आया था, इन पे चार्जेस लगाए थे आपने, या इस क्राइम ब्रांच एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने चार्जेस लगाए थे सस्पिशियस डेथ के, कि इन्होंने ये डेथ में इन्वॉल्व है ऑफ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। सस्पिशियस डेथ के चार्जेस लगाए थे, विच इज पार्ट ऑफ सेक्शन 174 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। उसके तहत सस्पिशियस डेथ के चार्जेस लगाए थे ना। सस्पिशियस डेथ में थोड़ी सजा कम होनी थी, राइट, और ये पुलिस वाले अपने ही लोगों को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा ना उनपे और बहुत ज्यादा मीडिया में ह्यू एंड क्राई हुआ, तो उन्होंने सस्पिशियस डेथ के चार्जेस हटा के और ग्रेव चार्जेस लगा दिए मर्डर के, राइट। तो अब इन 5 पुलिस वालों पे मर्डर के चार्जेस हैं। नाउ दिस हॉरिफिक इंसिडेंट हैज अगेन ब्रॉट द इशू ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स एंड कस्टोडियल टॉर्चर इनटू द पिक्चर। ये जो इशू सामने आया है, इसने क्या कर दिया है, पुलिस रिफॉर्म्स पे फिर से डिबेट स्टार्ट कर दिया है। अभी आपको पता होगा ना, यूएसए में भी ऐसी डिबेट चल रही है। एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन मेल थे, उनको पुलिस ने सबके सामने ब्रॉड डे लाइट में, मतलब नी उनकी नेक पे रख के चोक करके मार दिया। तो इससे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए यूएसए में। सिमिलर सी सिचुएशन आपको तमिलनाडु में भी मिलेगी कि अब बहुत ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पुलिस वालों के इस बर्ताव से। और इसी वजह से न्यूज में इशू क्या आ गया है, या न्यूज में तो नहीं कहना चाहिए, ओवरऑल इशू क्या सामने आ गया है, पुलिस रिफॉर्म्स का, और पुलिस जो कस्टडी में टॉर्चर करती है उसका। राइट नाउ ये जो डिबेट है ना, ये डिबेट स्टार्ट कहां से होती है वो देख लेते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द कोर प्रॉब्लम ऑफ द पुलिस सिस्टम। वेल, जैसा कि आप जानते हो, पुलिस का मेजर काम क्या है?
पुलिस का मेजर काम यह है टू गार्ड अस अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज। आपको बचाना पुलिस का काम है, राइट? आपको बचाना अगेंस्ट क्राइम। अगर क्राइम हो रहा है तो आपको उस क्राइम से बचाना पुलिस का काम है। बट जो लोग बचा रहे हैं, अगर वही परपेट्रेटर्स हो जाते हैं, जिन लोगों का काम है आपको क्राइम से बचाना, जिन लोगों का काम है आपको गार्ड करना अगेंस्ट क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटीज, वही आपके साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज करने लग जाएं, तो उनको कौन गार्ड करेगा? मेन काम तो पुलिस का ही है ना कि क्रिमिनल्स को चेक में रखना। बट अगर पुलिस ही क्रिमिनल हरकतें करने लग जाएंगे तो इन गार्डियंस को, ये जो गार्डियंस है पुलिस वाले, इनको कौन गार्ड करेगा, राइट? इन लाइनों से, ऐसी ये जो मैं चीजें बोल रहा हूं ना, इसी से ही आपने आंसर भी स्टार्ट करना, इंट्रोडक्शन वगैरह देखना। ये लाइन पढ़ना पहली। दिस केस हैज अगेन ब्रॉट टू द फोर द क्लासिकल रोमन डायलेमा। रोमन एम्पायर में डायलेमा था, हु विल गार्ड द गार्डियंस। पुलिस वाले होते हैं आपके गार्डियंस, दे प्रोटेक्ट यू, बट इन गार्डियंस को कौन गार्ड करेगा? पुलिस का काम गार्ड करने का है, बट अगर गार्ड करने वाले ही आपका क्रिमिनल हो जाए तो उसको कौन गार्ड करेगा? हु विल गार्ड द गार्डियंस। या इंडिया में इसे पता है क्या कहते हैं? इंडिया में बड़ी फेमस ही वो लाइन है, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, द रक्षक भक्षक सिंड्रोम। ठीक है, ये जो इशू है ना, ये जो प्रॉब्लम हुई है कस्टोडियल टॉर्चर वाली, ये इसी इशू को दोबारा उजागर करता है। रक्षक भक्षक सिंड्रोम, हु विल गार्ड द गार्डियंस, दिस इज द फंडामेंटल फ्लॉ। ठीक है, नाउ इस पे ना बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं, यूके में भी, इंडिया में भी बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं कि पुलिस को कैसे रिफॉर्म किया जाए ताकि वो ही जो हमारे रक्षक है वो भक्षक ना बन जाए। रॉयल कमीशन ऑफ यूके, लॉ कमीशन एंड पुलिस कमीशन इन इंडिया all have grappled with the issue of police brutality. पुलिस ब्रुटैलिटी पे बहुत कमीशंस बैठे हैं, सबने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, सबने गाइडलाइंस दी हैं, बट किसी ने भी आज तक कोर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है। Even the Supreme Court of India has intervened through various judgments. सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी जजमेंट्स निकाली है जिनके थ्रू वो पुलिस टॉर्चर, पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, पुलिस कस्टडी को अच्छा करने की बातें करते हैं। गाइडलाइंस निकाली है सुप्रीम कोर्ट ने अंडर जोगिंदर कुमार केस, देन नीलावती बेहरा केस, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे, जो हमने आज भी डिस्कस करनी है, डीके बासु जजमेंट्स। ठीक है, ऑल दीज इंटरवेंशंस हैव बीन अनेबल टू सॉल्व द कोर इशू एट हैंड। इन सारी जजमेंट्स ने, ये सारी जजमेंट्स, ये सारी कमीशंस की रिपोर्ट, इन सबकी गाइडलाइंस भरी पड़ी हैं, पर इन गाइडलाइंस ने अभी तक कोर मुद्दे को सॉल्व नहीं करा है। और बिकॉज इन्होंने कोर मुद्दे को सॉल्व नहीं करा है, तभी तो ये तमिलनाडु का केस दोबारा से हो गया, ये तमिलनाडु में केस हो गया, पुलिस कस्टोडियल टॉर्चर हो गया फिर से, राइट? अब कोर इशू क्या है? ये जितनी भी जजमेंट्स आई हैं, ये जितने भी रिकमेंडेशंस आई हैं, इन्होंने कोर इशू नहीं सॉल्व करा है, तभी ये आज तक सॉल्व नहीं कर पाए पुलिस ब्रुटैलिटी के मुद्दे को। अब कोर इशू क्या है? कोर इशू पता क्या है? ये जितनी भी गाइडलाइंस है ना, ये पता कब काम करती है? जब पुलिस केस को रजिस्टर करती है। बट पुलिस को अगर किसी को टॉर्चर करना हो ना, तो वो फाइल में चढ़ाती नहीं एंट्री नहीं करते, और जब वो एंट्री नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के हिसाब से वो बंदा अरेस्ट ही नहीं हुआ, और बंदा अगर अरेस्ट ही नहीं हुआ तो कोई गाइडलाइंस क्या काम करेंगी? ये जितनी भी गाइडलाइंस हैं या जितनी भी जजमेंट्स हैं, ये तब काम करेंगे ना अगर पुलिस रजिस्टर में एंट्री करेगी। पुलिस ने अगर किसी को टॉर्चर करना तो रजिस्टर में एंट्री ही नहीं करते, और फिर टॉर्चर करते हैं, और फिर उनके पास आ जाती है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कि हमने तो कुछ करा ही नहीं। अगर हमने अरेस्ट के दौरान किसी को कुछ करा होता तो अरेस्ट की एंट्री तो करते ना रजिस्टर में, हमने तो रजिस्टर में अरेस्ट की एंट्री नहीं करी, ये बंदा तो यहां था ही नहीं। ऐसे पुलिस प्ले करती है। सो द कोर इशू इज relatively little high handedness, मतलब पुलिस की तरफ से बुरा बर्ताव occurs after formal arrest. फॉर्मल अरेस्ट करने के बाद पुलिस टॉर्चर इतना नहीं करती, ठीक है? मोस्ट टॉर्चर इज डन बिफोर द अरेस्ट इज रिकॉर्डेड, रजिस्टर में एंट्री से पहले कर देते हैं। नाउ ये जितने भी सेफ गार्ड्स हैं, ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट, ये जजमेंट्स, ये काम आते हैं जब आपने अरेस्ट रजिस्टर करा हुआ है, पर जब अरेस्ट रजिस्टर ही नहीं करा तो फिर कैसे बचाओगे? सेफ गार्ड्स किक इन ओनली आफ्टर द अरेस्ट इज शोन। अगर अरेस्ट शो ही नहीं हो रहा तो काम ही नहीं है बन रहा, राइट? चलिए, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना बहुत सारी जजमेंट्स दी हुई हैं, राइट? जो जजमेंट्स डील करती हैं किससे? पुलिस ब्रुटैलिटी, पुलिस टॉर्चर वगैरह, इन सब से डील करती है। इन सारी जजमेंट्स जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं डीके बासु केस की जजमेंट्स, डीके बासु जजमेंट्स। नाउ डीके बासु जजमेंट्स ही सबसे ज्यादा न्यूज में है, और बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स और लॉयर्स ये कह रहे हैं कि अगर डीके बासु की जजमेंट्स और गाइडलाइंस को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए तो ऐसे केसेस ना हो।
प्रॉब्लम पता है कहां आ रही है कि डीके बासु जजमेंट्स को अच्छे से इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस वगैरह तो अच्छी दी हुई है, बट जब गाइडलाइंस इंप्लीमेंट ही नहीं होंगी तो फिर क्या फायदा। तो द नीड ऑफ द आवर इज टू इंप्लीमेंट डीके बासु जजमेंट्स। अब ये डीके बासु जजमेंट्स हैं क्या, वो देख लेते हैं। डीके बासु जजमेंट्स, अब डीके बासु जजमेंट्स पता है क्या है? 1986 में ना सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन ने ना चिट्ठी लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट को एक बस चिट्ठी लिखी थी किसी एनजीओ वगैरह ने कि पुलिस कस्टडी में टॉर्चर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसी वो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट ने रिसीव करी, सुप्रीम कोर्ट ने उस चिट्ठी को, वो नॉर्मल चिट्ठी है, उसको एज अ रिट पिटीशन एडमिट कर लिया। किसी ने रिट पिटीशन फाइल नहीं करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस चिट्ठी को ही रिट पिटीशन मान लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया पीआईएल में। पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने एक चिट्ठी को रिट पिटीशन मान के पीआईएल में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को एज पीआईएल एडमिट करने के बाद बहुत सारी जजमेंट्स दी। वो केस काफी टाइम तक चला और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेकरिंग जजमेंट्स भी दी। मतलब एक जजमेंट उन्होंने 1996 में दे दी, फिर उन्होंने कई ऑर्डर पास करे उस जजमेंट से रिलेटेड और कई जजमेंट्स बाद में आई। एक बार ये दोनों लाइन पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इन 1986 सुप्रीम कोर्ट एडमिटेड अ रिट पिटीशन एंड टुक इट एज पीआईएल। चिट्ठी थी, उसे रिट पिटीशन मान के पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मान लिया। कंसर्निंग द मैटर ऑफ लॉकअप डेथ्स, जेल में डेथ्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्लियर? दिस जनरेटेड 4 क्रूशियल एंड कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट्स। ये पीआईएल के, इस पीआईएल को मद्देनजर रखते हुए या इस पीआईएल के दौरान या इस पीआईएल के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने 4 मेजर जजमेंट्स दिए हैं। ये जो डीके बासु केस था ना, ये लंबा चला था, तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने 4 मेजर जजमेंट्स दिए हैं। एक जजमेंट 1996 में थी, 2 2001 में और एक लास्ट जो डीके बासु जजमेंट थी वो 2015 में थी। और इन 4 जजमेंट्स के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम मोर देन 20 कमांडमेंट्स यानी कि गाइडलाइंस इशू करी हैं। कमांडमेंट्स का मतलब गाइडलाइंस तो नहीं, कमांडमेंट्स का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू करे हैं कि ये मानने पड़ेंगे गवर्नमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को। तो इन 4 जजमेंट्स को हम मिला के कहते हैं डीके बासु जजमेंट्स। तो ये डीके बासु जजमेंट्स जो 1996, 2001, 2015 में आई थी एंड इट कंसिस्टेड ऑफ ओवर 20 कमांडमेंट्स या ऑर्डर्स, उन्हें हम डीके बासु जजमेंट्स कहते हैं। अच्छा, ये जब जजमेंट्स चल रही थी ना, बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट ना एक ऑर्डर भी पास कर देता था। सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता था, मान लो 2000 में सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि हमने जो 1996 में जजमेंट दी थी वो मान भी रही है सरकार, वो मान भी रहा है पुलिस डिपार्टमेंट, मान रहा है या नहीं मान रहा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ना 2000 में एक ऑर्डर पास कर देता है कि जितने भी ये पुलिस डिपार्टमेंट है हमें रिपोर्ट फाइल करें और हमें बताएं कि उन्होंने हमारी जजमेंट मानी है। तो डीके बासु जजमेंट्स के अंतर्गत के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऑर्डर्स भी पास करे हैं, प्रोसीजरल ऑर्डर्स, मॉनिटरिंग ऑर्डर्स, मॉनिटर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट डिपार्टमेंट्स को, एंड कोऑर्डिनेटिंग जुडिशियल ऑर्डर्स। ठीक है, तो इन 4 जजमेंट्स को ले लो, इन ऑर्डर्स को अगर हम उठा लें तो ये बनता है आपका पूरा डीके बासु जजमेंट्स, जिसने प्रॉपर एक फ्रेमवर्क दिया है कि पुलिस ब्रुटैलिटी को और कस्टोडियल टॉर्चर को कैसे कम किया जाए। यही डीके बासु जजमेंट्स इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं हो रही हैं, बट हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए, मेंस के आंसर्स के पर्सपेक्टिव के लिए और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि देयर एग्जिस्ट अ फॉर्म ऑफ अ प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स कॉल्ड डीके बासु जजमेंट्स, जो डील करता है पुलिस रिफॉर्म से, या पुलिस रिफॉर्म्स तो नहीं, पुलिस कस्टोडियल डेथ से। मेक सेंस? These have created a seamless web of legal principles. इन्होंने एक लीगल गाइडलाइंस, प्रेसिडेंट्स बना दिए एंड टेक्निक्स टू टैकल द इशू ऑफ कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर। तो इन सारी जजमेंट्स, ये जो 4 जजमेंट्स हो गए, ये 5 ऑर्डर हो गए, इन्हें मिला के आपका एक वो बन जाता है, फ्रेमवर्क बन जाता है, जिसके तहत आप कस्टोडियल टॉर्चर को टैकल कर सकते हो। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये जो डीके बासु जजमेंट्स थी, उन्होंने ये जो 20 कमांडमेंट्स दी थी, या डीके बासु जजमेंट्स के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किए थे वो क्या थे, क्या रिकमेंडेशंस थी सुप्रीम कोर्ट की। कुछ देख लेते हैं डीके बासु जजमेंट्स के पॉइंट्स। ठीक है, वेरियस प्रोसीजरल सेफगार्ड्स अगेंस्ट पुलिस एक्शन वर गिवन बाय डीके बासु जजमेंट्स। ठीक है, प्रोसीजरल सेफगार्ड मतलब पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है तो उसका प्रोसीजर क्या फॉलो करती है, वो प्रोसीजर में पुलिस प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, उसके लिए
सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजरल सेफगार्ड्स दिए थे कि कैसे अरेस्ट के प्रोसीजर या रिमांड पे लेने के प्रोसीजर में कोई मतलब गलत चीज ना हो जिसको यूज करके पुलिस टॉर्चर कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड दिए थे। अब प्रोसीजरल सेफगार्ड्स क्या हैं? जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स होंगे हर समय जब वो ड्यूटी पे हैं उन्हें नेम टैग कैरी करना पड़ेगा। अगर किसी पुलिस ऑफिशियल का नेम टैग उल्टा हुआ है ना, उसने नीचे को करा हुआ है, तो यू कैन डिमांड हिम या आस्क हिम टू पुट फॉरवर्ड हिज नेम टैग। वो अपना नाम बताना उसका जरूरी है। एंड फुल आइडेंटिफिकेशन, हर पुलिस वाले को यह बताना है वो कौन है, उसका नाम क्या है, किस डिपार्टमेंट में काम करता है। सिटीजन कैन आस्क दैट, आप भी पूछ सकते हो, ये उसकी ड्यूटी है। ठीक है। फिर अरेस्ट मेमो, अगर किसी को अरेस्ट करते हो तो एक अरेस्ट मेमो जनरेट करना पड़ेगा, मेमोरेंडम जनरेट करना पड़ेगा, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी अरेस्ट की, अरेस्ट कब हुआ, किस जगह पे हुआ, प्लस वो जो अरेस्ट मेमो होगा उसे अटेस्ट करेगा उस अरेस्ट जो हुआ है बंदा, उसका कोई रिलेटिव। ठीक है। प्लस इट नीड्स टू बी अटेस्टेड बाय वन फैमिली मेंबर और अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकेलिटी। अगर मान लो मैं अरेस्ट होता हूं तो मेरे किसी फैमिली मेंबर के अटेस्ट होना चाहिए अरेस्ट मेमो। मेक सेंस? देन लोकेशन ऑफ अरेस्ट मस्ट बी इंटीमेटेड टू वंस फैमिली और नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है। अरेस्ट की लोकेशन और अरेस्ट का टाइम वगैरह फैमिली मेंबर को बताना जरूरी है। द अरेस्टी यानी कि जो अरेस्ट हुआ है मस्ट गेट पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो अरेस्ट हुआ है ना इंसान, उसकी टाइम पे मेडिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि यह पता चलता रहे कि उसके साथ टॉर्चर तो नहीं हुआ। मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन ऑल कंप्लायंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन पुलिस रजिस्टर। सारा कुछ पुलिस रजिस्टर में होना चाहिए। एक्सक्यूज मी। अरेस्टी मस्ट बी मेड नोन ऑफ ईच डीके बासु जजमेंट राइट। अगर कोई अरेस्ट होता है तो उस जिसको अरेस्ट आप करते हो, पुलिस को उसे सारे उसके राइट्स बताने पड़ेंगे जो डीके बासु जजमेंट्स में दिए हुए हैं। जो बंदा अरेस्ट हो रहा है उसको पता होना चाहिए, वो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो उसे बताए कि डीके बासु जजमेंट्स के हिसाब से उस बंदे के पास क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है। ब्रीच ऑफ दीज कंप्लायंसेस अट्रैक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई पुलिस वाला ये रिकमेंडेशंस नहीं मानता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होगा और कोर्ट उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी उस पर चला सकती है कि वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। देन all the preventive and punitive measures in DK Basu judgments could go along with and are not alternatives to full civil monetary damage claims for constitutional tort। ये जो law of tort होता है ना, आपने सुना होगा जनरली फॉरेन सीरियल्स या फॉरेन मूवीज में सुना होगा कि अगर आप कहीं खाना खाते हो, जैसे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो आप, ठीक है, अब वो खाने में ना फूड पॉइजनिंग होगी आपको उस खाना खाने से, तो आप उस रेस्टोरेंट को सू कर सकते हो। सुना? सू कर सकते हो और उससे डैमेजेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि आपकी वजह से मैं बीमार हो गया तो आपको कम से कम मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। राइट नाउ ये जो सू का सिस्टम होता है ना कि आप उससे डैमेजेस ले सकते हो, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन ले सकते हो, इसको हम डालते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत। तो किसी के एक्शन की वजह से, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से या किसी के भी एक्शन की वजह से अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है तो कोर्ट में आप केस डाल सकते हो और बोल सकते हो ये बंदा ओ करता है मुझे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। ये सारा आता है लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत। तो डीके बासु जजमेंट कहती है कि ये जो आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, इसके साथ साथ आपके खिलाफ ना टॉर्ट भी लगेगा, यानी कि जिसको आपने अरेस्ट करा है और वो अरेस्ट करने वाला बंदा आपको सू कर देता है तो आप पे पेनल्टी तो लगेगी कॉम्पनसेशन वाली कि आपको उसे कुछ पैसा देना पड़ेगा, प्लस डिपार्टमेंटल एक्शन भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि डिपार्टमेंटल एक्शन हो गया तो लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं लगेगा, दोनों लग सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, डीके बासु जजमेंट जैसा आप जानते हो 2015 तक चली है। तो लेटर फेज ऑफ डीके बासु जजमेंट्स फोकस्ड मोर ऑन डिटेल्ड रिपोर्ट्स फ्रॉम स्टेट अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट अथॉरिटीज को फाइल करना पड़ेगा कि वो डीके बासु जजमेंट्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, उन्हें प्रॉपर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जनरल एंड स्टेट स्पेसिफिक डायरेक्शंस के स्टेट गवर्नमेंट्स को जनरल डायरेक्शंस दे रहा है, डायरेक्शंस वाले ऑर्डर, कंप्लायंस वाले ऑर्डर पास करने लग गए थे अंडर डीके बासु जजमेंट्स। तो डीके बासु जजमेंट्स में एक तो आप रिपोर्ट मंगवा रहे थे और कुछ ऑर्डर पास करी जा रहे थे, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। Plus, it had given stern directions to set up State Human Rights Commission। डीके बासु जजमेंट ने कहा है कि हर स्टेट में एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं
उनमें जो वैकेंसी है, जो पोस्ट खाली पड़ी हुई है, उनको फटाफट से भरो, क्योंकि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आपको बचा सकते हैं अगेंस्ट कस्टोडियल या पुलिस टॉर्चर। देन ऑल प्रिजन्स वर मैंडेटेड टू हैव सीसीटीवी कैमरास, हर प्रिजन में या पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए। एंड डायरेक्शंस फॉर सरप्राइज चेक्स ऑन प्रिजन एंड पुलिस स्टेशंस वर गिवन। एक तो सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और सरप्राइज इंस्पेक्शन हो सकती है पुलिस स्टेशन या प्रिजन की, सरप्राइज चेक हो सकते हैं। ये डीके बासु ने दिया था, और बहुत सारी चीजें हैं डीके बासु जजमेंट में, बट हमारे लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नाउ बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर डीके बासु जजमेंट्स को अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया जाए तो ऐसे केसेस जो थूथुकुडिन में हुए हैं या थूथुकुडी में हुए हैं, तमिलनाडु में हुए हैं, वैसे रिपीट ना हो और पुलिस टॉर्चर ड्रास्टिकली कम हो जाए। बट ये लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रॉब्लम कहां आ रही है कि डीके बासु जजमेंट्स या डीके बासु जजमेंट रिलेटेड ऑर्डर्स ठीक से इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहे। अब डीके बासु जजमेंट्स रिलेटेड ऑर्डर्स ठीक से इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे, वो देख लेते हैं। Why is DK Basu judgments not being implemented in letter and spirit? अच्छे से इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे, राइट? सबसे पहला, डीके बासु जजमेंट्स में नॉट इनफ प्यूनिटिव मेजर्स हैं, मतलब इतने अच्छे से पनिशमेंट्स का वर्णन नहीं किया हुआ, इतने अच्छे से पनिशमेंट्स नहीं लिखी हुई। बिकॉज पनिशमेंट्स इतनी स्ट्रांग नहीं है पुलिस वालों के लिए, इसलिए पुलिस वाले इन जजमेंट्स को लाइटली ले लेते हैं, राइट? सो नॉट इनफ प्यूनिटिव मेजर्स दैट एक्ट एज एन इफेक्टिव डेटरेंट। डेटरेंट मतलब अगर पनिशमेंट स्ट्रांग होगी तो पुलिस वाले डर के रहेंगे, डिटर होंगे, डेटरेंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग लास्ट माइल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीके बासु जजमेंट्स। हमारे देश में पता है क्या है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस है, हाई कोर्ट भी जो होते हैं वो भी हाई जुडिशियल ऑफिसेस है। बट एक जो आम पुलिस वाला है ना, एक आम पुलिस कांस्टेबल है, उन तक ये जजमेंट्स पहुंचती ही नहीं। मतलब ये दिल्ली में या किसी स्टेट कैपिटल में गाइडलाइंस या जजमेंट्स तो चली जाएंगी, बट एक आम पुलिस वाला जो है ना, पुलिस कांस्टेबल है, जिसका काम है रोजाना या रेगुलरली जो लोगों से इंटरैक्ट करता है, वहां तक इन जजमेंट्स का होल्ड नहीं है। इसे हम कहते हैं कि ये जो हाई लेवल पे जजमेंट्स आ रही हैं, गाइडलाइंस आ रही हैं, इनकी लास्ट माइल इंप्लीमेंटेशन नहीं है। डीके बासु जजमेंट्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन, डीके बासु जजमेंट्स की इंफॉर्मेशन एसपी तक जा सकती है, एसएसपी तक जा सकती है, डीजीपी तक जा सकती है, बट एक जो पुलिस कांस्टेबल है वो तो काफी अनअवेयर है इन चीजों को लेके, और इसीलिए वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। लास्ट माइल इंप्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है, जैसे हमारा ना कॉलोनियल माइंडसेट है। कॉलोनियल मतलब जो ब्रिटिश टाइम में पुलिस होती थी ना, उनका काम था कि लोगों को कंट्रोल में रखना ताकि ये ब्रिटिश राज के खिलाफ वो ना करे, बगावत ना करें। तो उनको फुल पावर दी हुई थी, जो मर्जी करना है, जो टॉर्चर करना है कर लो। वैसे ही माइंडसेट के पुलिस कांस्टेबुलरी है, वैसी माइंडसेट वाली आपकी पुलिस है, ठीक है? वो सर्व करने के लिए नहीं आ रहे, वो ऑर्डर चलाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? वो कॉलोनियल माइंडसेट है। अब जो एक आम पुलिस कांस्टेबुलरी है ना, उसको इस चीज से अवेयर करना है आपने कि अगर आप कॉलोनियल माइंडसेट के हिसाब से लोगों पे से बिहेव करोगे ना, तो डीके बासु जजमेंट्स आप पे लगेंगी और उसके तहत आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये पहुंचाई नहीं गई उन तक इंफॉर्मेशन, और इसीलिए लास्ट माइल इंप्लीमेंटेशन, ये एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस एंड लोअर कांस्टेबुलरी। क्लियर? इंट्रा डिपार्टमेंटल सॉलिडारिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, वो अपने लोगों की सहायता करता है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में कोई एक इंसान के खिलाफ एक्शन हो जाता है तो सारा डिपार्टमेंट उसकी हेल्प करने आ जाता है, चाहे वो पुलिस वाला आदमी, चाहे वो पुलिस में ने इलीगल काम ही क्यों ना करा हो। बट बिकॉज डिपार्टमेंट में सॉलिडारिटी बहुत है, एकता बहुत है, इसलिए वो हार्म होने ही नहीं देते। इंट्रा डिपार्टमेंटल सॉलिडारिटी है। आफ्टर ऑल, अगर कोई पुलिस वाला कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो उस पे एफआईआर भी तो पुलिस डिपार्टमेंट ही लिखेगा, बट वो जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो तो उसके दोस्त वगैरह हैं, वो क्यों लिखेंगे उस पे एफआईआर? इंट्रा डिपार्टमेंट सॉलिडारिटी है, इसीलिए प्रॉब्लम्स होती हैं। देन इंडिया हैज पुअर रेट्स ऑफ इवन इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशन। अगर कोई पुलिस वाला गलत काम भी कर देता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या प्रोसिक्यूशन, कोर्ट में कार्रवाई कम ही होती है। और अगर कार्रवाई हो भी जाती है तो कन्विक्शन मतलब सजा होना वो तो बहुत कम होता है, ठीक है? प्लस दो, अगर कोई पुलिस वाला गलत काम करता है तो उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो खुल जाती है, बट उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता। मतलब उसे डिसमिस नहीं करते या सस्पेंड नहीं करते, एक लीव दे देते हैं, अनपेड लीव या पेड लीव वगैरह दे देते हैं, और उसे थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड दे देते हैं, उसे साइड पे कर देते हैं। डिपार्टमेंटल एक्शन होते हैं पर उनका कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता, इसीलिए डीके बासु जजमेंट्स ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं, राइट? अच्छा, और क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेते हैं। और
प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम ये भी देख लेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है, हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, अगर हम ये वे फॉरवर्ड अच्छे से, क्योंकि ये वे फॉरवर्ड ना हर मेंस के आंसर में आपको लिखना ही होता है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे पुलिस ब्रूटैलिटी को रोका जा सकता है, राइट। और इसी में ही आपको पता चल जाएंगी कि और क्या प्रॉब्लम्स है अपार्ट फ्रॉम डीके बासु जजमेंट्स। ठीक है, नाउ वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपको पुलिस कस्टोडियल डेथ्स को रोकना है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीके बासु जजमेंट्स इन लेटर एंड स्पिरिट। डीके बासु जजमेंट्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करो, जैसा दिया हुआ है वैसे भी, और जो उसके पीछे भाव है, डीके बासु जजमेंट्स के पीछे जो फीलिंग है, भाव है, जो स्पिरिट है, उसको भी इंप्लीमेंट करो। क्लियर? देन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सम लीगल एक्सपर्ट्स, इट इज द ऑर्डिनरी मैजिस्ट्रेट एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हु इज द जुडिशियल एक्टर विल्डिंग रियल पावर टू रियलाइज सब्सटैंशियल चेंज इन पुलिस प्रैक्टिसेस। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिस्कनेक्ट है एक आम पुलिस वाले से। एक आम पुलिस वाले का ना जो रेगुलर वास्ता पड़ता है वो तो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से पड़ता है, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो लोअर जुडिशरी में आता है। हायर जुडिशरी और पुलिस वाले के बीच में डिस्कनेक्ट है, बट पुलिस वाले और लोअर जो जुडिशरी है यानी कि मैजिस्ट्रेट, उसके बीच में कनेक्ट ज्यादा है। उनके बीच में इनकी आपस में काफी ज्यादा कनेक्शन होता है। कनेक्शन मतलब फ्रेंडशिप नहीं, पर इनको एक दूसरे से डील बहुत करना पड़ता है, राइट। तो ये लीगल एक्सपर्ट्स पता है कहते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कोर्ट्स को ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को गाइडलाइंस बनाने में नहीं अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। अब क्या होगा, फिर से ये केस, ये जो अभी पर्टिकुलर केस था, ये मद्रास हाई कोर्ट में चला गया। मद्रास हाई कोर्ट नई गाइडलाइंस निकाल देगा। तो कोर्ट का फोकस ना गाइडलाइंस पे नहीं होना चाहिए, कोर्ट का फोकस होना चाहिए कि ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ये जो मैजिस्ट्रेट है जिसका एक्चुअली वास्ता पड़ता है पुलिसमैन से, उसको कैसे रिफॉर्म किया जाए, राइट। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शुड रीओरिएंट देयर गाइडलाइंस टू चेंज द प्रैक्टिसेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स ओवर whom they exercise powers of superintendence। जैसा कि आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं। हाई कोर्ट्स का कंट्रोल होता है सारे जुडिशियल ऑफिसेज विद इन अ स्टेट, और सुप्रीम कोर्ट का होल्ड होता है हाई कोर्ट्स पे, राइट। तो हाई कोर्ट्स जो है ना वो कंट्रोल करते हैं सीजेएम को भी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को भी, राइट। तो इन कोर्ट्स का मेन पर्पस पता है क्या होना चाहिए, इनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज इन्हीं के थ्रू ही ये टॉर्चर वगैरह होते हैं। जनरली पता है क्या होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही होता है जो पुलिस रिमांड पे भेजता है। अगर पुलिस ने किसी को कस्टडी में लेना है ना, तो वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा और उससे कस्टडी अप्रूव करवाएगा। अब ये जो मैजिस्ट्रेट होते हैं ना, इन पे ऑलरेडी इतना बर्डन होता है ना कि इनकी टेंडेंसी होती है कि पुलिस को रिमांड दे देते हैं, ये पुलिस को कस्टडी दे देते हैं, और बिना प्रॉपर एकदम चेक्स एंड बैलेंसेस देख के नहीं करते। इनकी टेंडेंसी होती है कि फटाफट से हाँ कस्टडी दे दो, ये चेक नहीं करते अच्छे से। तो इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनको ये इंश्योर करना है कि ये जो मैजिस्ट्रेट्स हैं ये अपनी ड्यूटी एब्डिक्ट ना करें, ये अपनी ड्यूटी प्रॉपरली फॉलो करें। ये ऐसे ही नहीं रिमांड दे दें, ये ऐसे ही नहीं कस्टडी में लोगों को भेजें। अगर ये किसी को कस्टडी में भेज रहे हैं पुलिस की, तो इन्हें प्रॉपर चेक करना चाहिए। अब ये इंश्योर करना कोर्ट्स का काम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को सिर्फ गाइडलाइंस नहीं देनी, दे हैव टू इंश्योर दैट दीज मैजिस्ट्रेट्स वर्क प्रॉपरली, राइट। तो इनकी गाइडलाइंस का फंक्शन होना चाहिए टू चेंज द प्रैक्टिसेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, बिकॉज मैजिस्ट्रेट्स ही हैं जो, मैजिस्ट्रेट ही इकलौता जुडिशियल ऑफिस है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है पुलिस बिहेवियर को। Make sense? The higher judiciary, rather than expending energies on issuing more guidelines, है ना, और गाइडलाइंस ना दो, डीके बासु में इनफ गाइडलाइंस हैं, they should focus more on concrete cases that come their way and expose how hard it is for a common man to get justice against police violence, राइट। तो इनका मेजर फोकस केस टू केस बेसिस पे होना चाहिए। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट्स को और गाइडलाइन निकालने पे नहीं जाना चाहिए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को उन केसेस को अच्छे से हियर करना चाहिए, सारे फैक्ट्स निकालने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि पुलिस के हाथों क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। तो केस बाय केस बेसिस पे जाए और कोशिश करे कि मैजिस्ट्रेट्स का बिहेवियर चेंज हो, राइट।
चलिए अब हम आ जाते हैं नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि एक नई एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का रिजीम लेके आई जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाली है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कैसे होगी उसकी नोटिफिकेशन निकाल दिया है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक अपने ओपिनियन दे, पब्लिक कमेंट्स आए, उन कमेंट्स के बेसिस पे गवर्नमेंट अपना फाइनल एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन लेके आएगी और उसके बाद से एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से होगी। ना जो करंटली एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की नोटिफिकेशन है ना, वो बनी थी 2006 में। 2006 में आई थी लास्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस नोटिफिकेशन को चेंज करना चाहती है और नई नोटिफिकेशन लेके आना चाहती है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन लेके आए हैं। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड हम ये जान लेते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता क्या है। वेल, आप जानते हो कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो गया, रिवर डैम प्रोजेक्ट हो गया, पोर्ट का प्रोजेक्ट हो गया, माइनिंग प्रोजेक्ट हो गया, कोई भी ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं ना बड़े बड़े, जिसमें बड़े लेवल की कंस्ट्रक्शन होती है, इनका ना एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट होता है और कई बारी बहुत सॉलिड इंपैक्ट होता है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि इकोनॉमी भी डेवलप करे बट साथ साथ एनवायरनमेंट पे मिनिमम इंपैक्ट हो, कम से कम इंपैक्ट हो। क्यों भाई? क्योंकि एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट जो होता है ना वो इरिवर्सिबल होता है। एक बार एनवायरनमेंट डैमेज हो गया उसके बाद आप उसे वापस नहीं ले सकते, राइट? तो गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं उनका ना एनवायरनमेंट पे मिनिमम इंपैक्ट हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जितने भी ये बड़े बड़े इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हें अगर अप्रूवल चाहिए या क्लियरेंस चाहिए तो इन्हें एक बारी एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी लेनी पड़ेगी, तभी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस देती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। अब मेरा कोई मान लो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, मैं चाहता हूं कि मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास चले जाता हूं कि मुझे एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दो। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कहती है कि आप ना अपने प्रोजेक्ट की पहले एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करवाओ। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट मतलब कि अगर आपका प्रोजेक्ट चल गया तो उसका एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट होगा, हम उसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में अगर आपका प्रोजेक्ट चल गया एनवायरमेंट पे क्या पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकता है। अगर हमें लगता है कि आपके प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट पे सीवियर डैमेज होगा तो हम आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दे रहे। अगर हमें लगता है कि आपके प्रोजेक्ट से इतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा एनवायरमेंट को तो हम आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे देंगे। मेक सेंस? तो यही चीज है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ऑलराइट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ना प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल फॉलो करती है, क्योंकि एनवायरमेंट पे जो डैमेज हो जाएगा वो इरिवर्सिबल है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। इसीलिए पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आप सारी प्रिकॉशंस ले लो, सारा चेक कर लो और प्रिवेंट करो वो डैमेज होने से। इसीलिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करी जाती है, क्योंकि एक बार ही डैमेज हो गया फिर कुछ नहीं कर सकते, तो पहले ही रोक लो डैमेज को। मेक सेंस? याद रखना ये वर्ड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अभी आएगा दोबारा। ऑलराइट, एक बारी देख लेते हैं न्यूज में क्या था। द गवर्नमेंट हैज पुट अप फॉर पब्लिक कंसिडरेशन and comments the draft environmental impact assessment notification 2020। ये डिस्कस कर चुके हैं। This EIA, if put into force, will replace the EIA notification of 2006। तो अभी तक जो environmental impact assessment की regime है वो चलती है EIA 2006 के बेसिस पे। Alright, the EIA, अब ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये थोड़ी सी डेफिनेशन देगा EIA होता क्या है। Clear? The EIA process scrutinizes the potential environmental impact, कि आपके प्रोजेक्ट से क्या एनवायरमेंट पे फ्यूचर में इंपैक्ट हो सकता है। एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब भी यही है कि आपके प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट पे क्या नुकसान हो रहा है। ऑफ अ प्रपोज प्रोजेक्ट बिफोर ग्राउंड इज ब्रोकन, ग्राउंड इज ब्रोकन मतलब बिफोर कंस्ट्रक्शन इज स्टार्टेड फॉर दैट प्रोजेक्ट, एंड डिटर्मिन्स वेदर इट कैन बी कैरिड आउट इन द फॉर्म प्रपोज्ड और वेदर इट इज टू बी अबैंडन्ड और मॉडिफाइड। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से हमें लगता है कि एनवायरमेंट को सीरियस डैमेज होगा, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को
अबैंडन कर देगी। अगर गवर्नमेंट को लगता है नहीं डैमेज होगा तो गवर्नमेंट एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे देगी। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि डैमेज तो होगा पर वो डैमेज कम किया जा सकता है अगर प्रोजेक्ट में थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशंस हो जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह देगी कि आप अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस कर दो। मेक सेंस, राइट? अब हम देखते हैं कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का मोटे मोटे तौर पे क्या प्रोसीजर क्या होता है। लेट्स सपोज मैंने ना एक बड़े लेवल का माइनिंग प्रोजेक्ट बिछाना है, ठीक है? मैंने बहुत बड़े लेवल पे ना आयरन की, ठीक है, आयरन ओर की माइनिंग करनी है। क्लियर? अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट पे जाऊंगा एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट कहेगी कि आप एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाओ। अब एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टार्ट कैसे होगी? फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होनी है तो उसके लिए एक ना कमिटी बनाई जाएगी, एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी होगी, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे और प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे जिनका एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो एक एक्सपर्ट्स की कमिटी होगी ना। ये जो एक्सपर्ट की कमिटी है ना, ये ना एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देगी। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कि क्या हो सकता है, क्या स्कोप है, कहां कहां तक डैमेज हो सकता है एनवायरनमेंट को, कितना डैमेज हो सकता है, ये सारी चीजें। जैसे ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाएगी, इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है? अब जब ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी तो इस रिपोर्ट पे पब्लिक के कमेंट्स मंगवाए जाएंगे। पब्लिक कमेंट्स, जो भी लोग हैं, ये आउट देयर इन दी ओपन है ये रिपोर्ट, जिसको जो लगता है इसके बारे में अपना ओपिनियन दे। और एक तो जनरल पब्लिक के कमेंट्स मंगाए जाएंगे और वो लोग जो इस प्रोजेक्ट से अफेक्टेड हो रहे हैं उनके कमेंट्स मंगाए जाएंगे। तो अफेक्टेड पीपल मतलब मान लो मैंने माइनिंग का प्रोजेक्ट करना है। अब जिस लैंड पे मैंने माइनिंग का प्रोजेक्ट करना है ना, वहां पे बहुत सारे ट्राइबल्स रह रहे थे। मैंने उन ट्राइबल्स को उस जगह से हटा दिया। मैंने कह दिया कि आपको वहां घर दे दूंगा मैं, राइट? तो ये वो लोग होंगे जो अफेक्टेड होंगे, राइट? तो अफेक्टेड पीपल का भी ओपिनियन लिया जाएगा। उस ओपिनियन के बेसिस पे एक रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी जो एक तरह से फाइनल रिपोर्ट होगी। इस फाइनल रिपोर्ट को हम देंगे रेगुलेटरी अथॉरिटी को, और रेगुलेटरी अथॉरिटी इस केस में कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो ये जो फाइनल रिपोर्ट होगी आफ्टर पब्लिक कमेंट्स एंड अफेक्टेड पीपल कमेंट्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के पास जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट प्रॉपर देखेगी कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, सारी चीजें देखेगी और उस बेसिस पे क्लियरेंस दे देगी या मना कर देगी या मॉडिफिकेशन के लिए कह देगी, राइट? यही चीज एक बार पढ़ लेते हैं जो मैंने समझाया। An expert appraisal committee comprising scientists and project management experts frames the scope of EIA study and an assessment is carried out. Environmental impact assessment करी जाती है। A preliminary report is prepared and published by EAC and then a public consultation process is initiated. After hearing public opinions, including those of project affected people, जैसा मैंने बताया ट्राइबल्स का जो एग्जाम्पल लिया था, a final appraisal report is prepared by expert appraisal committee and forwarded to the regulatory authority. और इस केस में रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। क्लियर? तो ये होता है सारा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट कैसे बनेगी। अब हम देखते हैं कि ये जो न्यूज है, ये न्यूज ही क्यों है? गवर्नमेंट तो बहुत सारी नोटिफिकेशंस निकालती है, इस न्यूज पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, राइट? वो देख लेते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट एक बार देख लेते हैं कि EIA इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हाई इज EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रेलेवेंट, वो देख लेते हैं पहले, फिर कंट्रोवर्सी की तरफ जाएंगे। द बेसिस इन द ग्लोबल एनवायरमेंटल लॉ, The basis in the global environmental law for EIA is precautionary principle. याद है थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ये precautionary principle याद रखना, क्योंकि environmental damage irreversible है, इसीलिए आपको precautionary principle का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि सारी precautions लेनी पड़ती है for that project. क्लियर? अच्छा, इंडिया जो है ना, इट इज लीगली बाउंड टू टेक केयर ऑफ दिस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। बिकॉज इंडिया इज लीगली बाउंड, इसीलिए तो इंडिया करवाता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अगर इंडिया लीगली बाउंड ना होता तो शायद इंडिया इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ना ही करवाता, बिकॉज इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ही तो ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को पूरा करती है। अब व्हाई इज इंडिया लीगली बाउंड?
वी आर लीगली बाउंड बाय दिस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अंडर इंटरनेशनल ट्रीटीज। बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई हैं, कन्वेंशन हुई हैं, जिसके बेसिस पे हमें ये करना पड़ा है। हमने साइन और रैटिफाई करी हुई हैं कन्वेंशंस एंड ऑब्लिगेशंस एज वेल एज बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी जजमेंट्स दी हुई हैं इस पे। ऑलराइट, since environmental regulation must balance damage to the environment with sustainable development and possible benefits of the project, an unbiased assessment must be made on a precautionary basis. Make sense? है ना? क्योंकि इसको ना इंटरेस्ट बैलेंस करने हैं, एनवायरमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है, एनवायरमेंट को भी डैमेज नहीं करना, इसलिए प्रॉपर EIA असेसमेंट होनी चाहिए, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए। अनबायस्ड असेसमेंट मस्ट बी मेड ऑन अ प्रिकॉशनरी बेसिस बिफोर इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर पुट ऑन लाइन। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, असेसमेंट करनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब हम आ जाते हैं कि ये चीज कंट्रोवर्शियल क्यों है, इश्यूज विद द करंट नोटिफिकेशन। क्या प्रॉब्लम क्या है जिससे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और लोग आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है। चलो देखते हैं। द प्रेजेंट ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन एम्स टू एस्टैब्लिश एन एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस रूट। नाउ ये एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस रूट क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस रूट पता क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस रूट है कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, मैं ना बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिए अपना माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूं। बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिए मैं माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूं और बाद में एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लूंगा। बाद में जब मैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस लूंगा तो अगर मैंने कोई वायलेशंस की हैं तो उसका मैं फाइन दे दूंगा। नाउ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का मेन एम क्या है? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, कि डैमेज होने से पहले ही प्रिकॉशन ले लो। बट अगर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट प्रोजेक्ट के बाद भी करी जा सकती है, which is what ex post facto clearance route is, ठीक है, अगर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बाद में प्रोजेक्ट के बाद भी ली जा सकती है तो वो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल तो नल एंड वॉइड हो जाता है, राइट? अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन है ना 2020 वाली, ये एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस रूट अपनाने की कोशिश कर रही है। अब इनका एम पता है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है कि ना कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी तहस नहस हो चुकी है, राइट? अब बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो गवर्नमेंट ना इकोनॉमी को और अच्छे से किक स्टार्ट करवाने के लिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की जो रेगुलेशंस हैं उनको ढीला कर रही है, ताकि प्रोजेक्ट को ना फटाफट एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिले और इकोनॉमी किक स्टार्ट हो जाए। बट एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे एनवायरमेंट को इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। तो जितनी भी इसमें इश्यूज है ना, जितने भी इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस नोटिफिकेशन, वो सारे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट वांट्स टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय डाइल्यूटिंग एनवायरमेंटल लॉज। एनवायरमेंट के बिहाफ पे एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचा के गवर्नमेंट बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना चाहती है। नाउ ये गलत भी है बिकॉज एनवायरमेंट को डैमेज जो होगा वो इरिवर्सिबल होगा। और ये जो है ना एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस रूट, ये उसी कोशिश का एक वो है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, पार्ट है। गवर्नमेंट चाहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, तो गवर्नमेंट कहती है आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में ले लेना, अगर कोई वायलेशन होगी छोटी मोटी फाइन दे देना। तो इसीलिए सारे प्रोजेक्ट सब स्टार्ट होने लग जाएंगे। मेक सेंस? एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस रूट क्या है? डेफिनेशन क्या है? अंडर दिस अ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट कैन स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन एंड कैन एंटर द असेसमेंट प्रोसीजर लेटर विद सम माइनर फाइन्स फॉर द वायलेशन। है ना, असेसमेंट बाद में करवा लेना, वायलेशन है तो माइनर फाइन्स दे देना। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑल्सो शॉर्टन्स द टाइम फॉर पब्लिक टू फर्निश रिस्पॉन्सेज ऑन द प्रोजेक्ट। आपको याद है ना कि जब एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देती है तो वो पब्लिक कमेंट्स मंगवाती है, पब्लिक कंसल्टेशन करती है, वो पब्लिक कंसल्टेशन फेज होता है। अब इस नोटिफिकेशन ने ना वो पब्लिक कंसल्टेशन फेज ना छोटा कर दिया है ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। अब इससे प्रॉब्लम पता है क्या है? बहुत सारे लोग विच गेट अफेक्टेड बाय दीज प्रोजेक्ट्स, जैसे ट्राइबल्स वगैरह हो गए, जिनको प्रॉब्लम होती है, वो ना इलिटरेट होते हैं और उनके पास ना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो अगर आप टाइम ही छोटा कर दोगे तो उनको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो अपने कमेंट्स दे सके। गवर्नमेंट का मेजर पर्पस अगेन इसमें पता है क्या है? ताकि ट्राइबल्स वगैरह को टाइम ही ना मिले पब्लिक कंसल्टेशन में और फटाफट क्लियरेंस हो जाए। क्योंकि अगर ट्राइबल्स को टाइम मिलेगा तो वो अपने मुद्दे रखेंगे, वो कहेंगे हाँ ये चीज हमारे लिए करो, हमें प्रॉब्लम हो रही है, और इससे क्लियरेंस जल्दी नहीं मिलेगी।
Right? Next, the draft EIA also halves the frequency of reporting requirements from every 6 months to 1 year. ये पता क्या कह रही है, जब आपको ना एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट मिल जाती है, जब आपकी हो जाती है और आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाती है, उसके बाद भी ना अंडर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन प्रीवियस वाली, आपको ना हर साल, हर 6 महीने में दिखाना पड़ता है कि आपने जो बोला था ना एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के दौरान, आप वही कर रहे हो। आपकी ना कांस्टेंट मॉनिटरिंग होगी। जैसे मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के दौरान बोल दिया था कि मैं हाँ ये भी कर दूंगा, और जब प्रोजेक्ट चल गया तो मैंने वो सब करा नहीं और एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है। इसीलिए इसके अंडर ये रिजीम रखी हुई है कि आपकी ना कांस्टेंट मॉनिटरिंग होगी, आपको कॉन्स्टेंटली चेक किया जाएगा, हर 6 महीने में चेक किया जाएगा कि आप एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट या जो आपको क्लियरेंस दी हुई है उसके नॉर्म्स फॉलो कर रहे हो। ये नोटिफिकेशन पता क्या करती है, ये नोटिफिकेशन ना उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देती है। पहले हर 6 महीने में होती थी, अब 1 साल में होगी। इससे आपको पता चल रहा है ना गवर्नमेंट का स्टांस प्रो बिजनेस है, प्रो एनवायरमेंट नहीं है। Make sense? Then next, the notification also extends the validity period for approval in critical sectors such as mining. ठीक है, validity period for approvals कि आपके जो अप्रूवल आपको मिलता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कई इंडस्ट्रीज को अप्रूवल मिलता है पर उन्हें ना अप्रूवल रिन्यू करवाना पड़ता है, वो वैलिड होता है 2 साल 3 साल 4 साल। अब कई सेक्टर्स के लिए, स्पेशली माइनिंग के लिए, गवर्नमेंट ने अप्रूवल पीरियड भी बढ़ा दिया है। मतलब जो होता था ना उनका वैलिडिटी पीरियड, वो भी बढ़ा दिया कि ज्यादा देर तक वो चला सकते हैं, रिन्यू लेट करा लेना। क्लियर? और भी कुछ मुद्दे हैं इसमें। इंडस्ट्रीज दैट प्रीवियसली फेल अंडर द कैटेगरीज दैट रिक्वायर्ड अ फुल असेसमेंट हैव बीन डाउनग्रेडेड। मतलब क्या है इस चीज का, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको प्रॉपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करवानी पड़ती थी, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो ज्यादा हार्मफुल नहीं थी, उनके लिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पार्शियल होती थी। तो इस नोटिफिकेशन ने पता है करा है, वो इंडस्ट्रीज जिनकी फुल होती थी, फुल असेसमेंट होती थी, उनके लिए असेसमेंट कम कर दी, उनको पार्शियल की कैटेगरी में डाल दिया। जैसे मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, बड़े लेवल के, टाउनशिप बनानी है, उनको फुल असेसमेंट करवानी पड़ती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें कह दिया कि मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो बहुत बड़े हैं सिर्फ उनकी फुल असेसमेंट होगी, जो नॉर्मली बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है ना, जो बड़े हैं पर मेगा बड़े नहीं है, उनकी फुल असेसमेंट नहीं होगी, पार्शियल होगी। अच्छा, एक और नई कैटेगरी डाल दी। आपको पता है पब्लिक कंसल्टेशन जो होती है ना एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में, ठीक है, तो उसमें ना डिफेंस प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, डिफेंस प्रोजेक्ट्स वो एग्जेम्प्ट होते हैं। डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए आपको पब्लिक कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अंडरस्टैंडेबल है। बट गवर्नमेंट ने ना एक और कैटेगरी बना दी है, एक और गवर्नमेंट ने कैटेगरी बनाई है इन्वॉल्विंग अदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो स्ट्रेटेजिक होंगे। अब वो कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे जो स्ट्रेटेजिक होंगे, गवर्नमेंट ने बताया नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है जो हमें लगेगा ना स्ट्रेटेजिक है वो इस कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, उन प्रोजेक्ट्स को भी ना पब्लिक कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये वेग कैटेगरी है, मतलब ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। गवर्नमेंट किसी पावर प्लांट को इस कैटेगरी में डाल देगी और पब्लिक कंसल्टेशन फेज को साइड पे कर देगी। Make sense? And last, it is argued that the weakening of EIA process, especially the public consultation process under it, is undemocratic. Undemocratic है ये weakening of एक तो ये environmental के लिए खराब है, environment के लिए खराब है, एक democracy के लिए खराब है। democracy के लिए क्यों खराब है? अगर आप पब्लिक कंसल्टेशन नहीं करोगे तो जो लोग उस प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो रहे हैं, यू आर नॉट हेयरिंग देयर वॉइसेस। अब वो भी तो आप ही के देश में रह रहे हैं और वो भी इस डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर वो इस डेमोक्रेसी का हिस्सा है, वो ट्राइबल्स वगैरह जो अफेक्ट होंगे प्रोजेक्ट से, अगर वो इस डेमोक्रेसी का हिस्सा है तो उनकी भी आवाज आपको सुननी चाहिए, बट आप उनकी आवाज दबा रहे हो। That is why this is undemocratic, as it silences the voices of those affected people who are scarcely heard. Make sense? तो ये था पूरा ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन और इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी। Now, let's jump to the next and the last issue of our video, which is NCLT ruling on Delhi Gymkhana Club. NCLT stands for National Company Law Tribunal. Now, National Company Law Tribunal ने ना एक रूलिंग दी है दिल्ली जिमखाना क्लब पे। नाउ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने क्या रूलिंग दी है वो समझने से पहले ये देख लेते हैं दिल्ली जिमखाना क्लब क्या है और दिल्ली जिमखाना क्लब क्यों कंट्रोवर्सी में है, क्यों उसका केस कोर्ट में गया हुआ है। राइट ना, दिल्ली जिमखाना क्लब ना एक क्लब है जो न्यू दिल्ली के बिल्कुल पॉश VIP एरिया में है।
ये वीआईपी एरिया में ये क्लब है और ये एक्सक्लूसिव क्लब है, मतलब इसमें सिर्फ बड़े बड़े वीआईपीज यानी कि मिनिस्टर्स या बहुत सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर्स, उन्हीं को मेंबरशिप मिलती है। बहुत ही हाई और एलीट क्लब है। अब ये जो क्लब है ना, इसको लैंड भी मिली हुई है और बिल्कुल पॉश एरिया में मिली हुई है, बिल्कुल मतलब जैसे पावर वाला एरिया है ना जो दिल्ली का, न्यू दिल्ली का, वहां मिली हुई है। ये पूरा जो जिमखाना क्लब है ये फैला हुआ है 28 एकड़ में। और आपको पता है ये ना कॉलोनियल एरा इंस्टीट्यूशन है। कॉलोनियल एरा मतलब दिस क्लब इज 107 इयर्स ओल्ड। 107 साल हो चुके हैं इसे, ब्रिटिश टाइम्स में बना हुआ था और जब हम आजाद हो गए तब सिर्फ बड़े बड़े वीआईपीज को इसमें एडमिशन मिलता है। आपको पता है इसकी मेंबरशिप लेना इतना मुश्किल है कि लोगों की ना 45 इयर्स की वेटिंग चल रही है। 45 इयर्स की वेटिंग, बहुत ज्यादा लंबी वेटिंग है। अच्छा, इसमें मेंबरशिप लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, प्लस अगर आपको इसमें मेंबरशिप लेनी है ना तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। और एप्लीकेशन का भी प्रोसेस पता है क्या है? अगर तो आप आईएएस ऑफिसर हो या क्लास 1 ऑफिसर हो, जैसे गवर्नमेंट ने कैटेगरी बनाई हुई है ना, क्लास 1 ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं। अगर आप क्लास 1 ऑफिसर हो तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इस क्लब में, और आपकी एप्लीकेशन फीस पता कितनी है? 1.5 लाख। एप्लीकेशन ही सबमिट करने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई प्राइवेट इंसान है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको कम से कम देने पड़ते हैं 7.5 लाख। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और क्लास 1 ऑफिसर हो तो 1.5 लाख, 1.5 लाख, नहीं तो 7.5 लाख आपको देने पड़ते हैं, और ये सिर्फ एप्लीकेशन फी है। क्लियर? और आपको पता है ये जो दिल्ली जिमखाना क्लब है इसको पॉश लैंड मिली हुई है, बिल्कुल पॉश लैंड है इसको मिली हुई है, वीआईपी एरिया में लैंड मिली हुई है 28 एकड़ की। पर इसको रेंट पता है कितना देना पड़ रहा है? नॉमिनल सा 1000 रुपीज देते हैं ये रेंट के नाम पे। नाउ इसकी ना जिमखाना की बड़ी प्रिविलेज पोजीशन है। अब हम ये देखते हैं कंट्रोवर्सी में क्यों है। कंट्रोवर्सी में पता क्यों है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहती है कि दिल्ली जिमखाना क्लब ना कंपनीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हुआ था, कंपनीज एक्ट, ठीक है। और दिल्ली जिमखाना क्लब एक प्राइवेट बॉडी है और ये कंपनीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हुआ था। बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहती है कि ये अपने ही कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस ना वायलेट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का चार्ज पता है क्या है? वो लोग ये कहते हैं कि ये जो दिल्ली जिमखाना क्लब है ना, ये अपने हिसाब से मेंबरशिप देते हैं। और दिल्ली जिमखाना क्लब में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है। आजकल बड़ा फेमस हुआ है वर्ड नेपोटिज्म, मतलब जो ऑलरेडी मेंबर्स है ना, बड़े लोग, उन्हीं के बच्चों को मेंबरशिप दिए जा रहे हैं। नॉर्मल जो लोग हैं उनको मेंबरशिप दे नहीं रहे, जबकि वो फीस देने को तैयार भी हैं। तो ये कहते हैं दिस इज अ क्लब ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कह रहे हैं दिस इज अ क्लब ऑफ नेपोटिज्म। और ये कहते हैं कि इनके मेंबरशिप के नॉर्म्स है ना बड़े वेग हैं, मतलब ये किसी को बताते नहीं, और ये मेंबरशिप सिर्फ एक एक्सक्लूसिव लोगों को ही देते हैं। इसी बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने घसीटा दिल्ली जिमखाना क्लब को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में, वहां केस चलाया। अब दिल्ली जिमखाना क्लब पता है क्या कहता है? दिल्ली जिमखाना क्लब कहता है कि हम कंपनीज एक्ट के अंडर बने और हम प्राइवेट बॉडी हैं, हमारी मर्जी हम किसी को भी मेंबरशिप दें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहता है कि नहीं, आपकी मर्जी नहीं है। अब दोनों में डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट कौन रिजॉल्व करेगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अच्छा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एक तरह की क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है जो किन केसेस में डील करती है? कंपनीज, कॉर्पोरेट केसेस में डील करती है। कंपनीज एक्ट के तहत जो केसेस होते हैं ना, या जो बैंकरप्सी केसेस होते हैं, उनमें डील करते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अब वहां केस गया हुआ था और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने ना अपनी जजमेंट भी दे दी। देखते हैं क्या था सिस्टम। व्हाट्स द इशू, एक बारी पढ़ लेते हैं। इन अप्रैल दिस ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स moved NCLT claiming that the club was being run in a manner which was prejudicial to public interest। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। अब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट क्यों कह रहे हैं? पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए मेंबरशिप ओपन नहीं है और एक्सक्लूसिव लोगों को मेंबरशिप देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लास 1 ऑफिसर हूं ना, अगर मैं क्लास 1 ऑफिसर हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं एप्लीकेशन दे दूंगा, 1.5 लाख रुपए भी दे दूंगा। अगर मैं इनके एलीट ग्रुप का पार्ट नहीं हूं तो ये मेरी मेंबरशिप रिजेक्ट कर देंगे, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, मेरे 1.5 लाख रुपए गए। मेक सेंस है ना? तो ये तो बड़ी प्रॉब्लमैटिक सी चीज है, राइट? नाउ द एमसीए alleges that the club had become a den of nepotism, मैंने बताया था, and gave preferential treatment in membership only to existing members and their children। जो एग्जिस्टिंग एलीट लोग हैं उनके बच्चों को ही मेंबरशिप मिल रही है। MCA alleges that membership was consistently denied applications while the application fee they submitted
was used by club for its activities. ये जो क्लब है ना, ये एप्लीकेशन फी ले लेता है और उससे अपनी एक्टिविटीज करता रहता है और एप्लीकेशन डिनाई करता रहता है। मतलब आपसे पैसे ले लिए और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और उस पैसे को वापस नहीं करना, उस पैसे से अपना काम चलाना है अच्छे से। Now this is wrong ना। Ministry claimed that the club was in violation of Companies Act, under which it was registered and functioning. ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक और चीज कहती है, एमसीए हैज सजेस्टेड दैट अ 15 मेंबर बॉडी शुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग जनरल कमिटी ऑफ द क्लब। ये जो क्लब है ना, इसको चलाने की ना एक कमिटी बनी हुई है जिसका नाम है जनरल कमिटी। उसको रिप्लेस करके एमसीए कहता है कि एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी बनाई जाए जो इसके अफेयर्स रन करे। राइट, ये एमसीए का चार्ज है। अच्छा, जिम खाना का क्या चार्ज है? जिम खाना कहता है कि ये जी गवर्नमेंट ना हमारे खिलाफ जा रही है। एक्चुअली हुआ क्या था कि कोई आईएएस ऑफिसर आया था, कोई बड़े लेवल का, हमने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब वो अपना गुस्सा निकाल रहा है और मनगढ़ंत कहानियां ये बनाई जा रहे हैं। प्लस जिम खाना कहता है, दिल्ली जिम खाना, कि हम तो प्राइवेट बॉडी हैं और हम प्राइवेट है तो हमें पूरा हक है अपने हिसाब से चलने का। मेक सेंस? राइट, तो ये इशू है एनसीएलटी में। अब हम देखते हैं एनसीएलटी ने कहा क्या। नाउ एनसीएलटी के ऑर्डर को समझने से पहले आपको दो फंडामेंटल राइट्स को समझना पड़ेगा, राइट, जिनके बेसिस पे ये इशू चल रहा है। दिल्ली जिमखाना क्लब कह रहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वायलेट कर रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का अलग आर्ग्यूमेंट है जिसके बेसिस पे ही एनसीएलटी में गया है ना। वो फंडामेंटल राइट्स कौन से जिनके बेसिस पे ये केस एनसीएलटी में है? कौन से फंडामेंटल राइट्स है ना? आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है और उसका सब क्लॉज जी है, वो पता क्या कहता है? वो कहता है all citizens shall have the right to practice any profession or to carry any occupation, trade or business। ये जो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट है ना, सब क्लॉज जी वाला, वो कहता है किसी भी सिटीजन का पूरा राइट है कि वो जो बिजनेस एक्टिविटी करना चाहता है करे, वो जो प्रोफेशन प्रोफेस करना चाहता है वो करे, वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहता है वो करे, उसको पूरा राइट है। ठीक है, बट इसके साथ साथ ना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपका फंडामेंटल राइट तो है, बट उस फंडामेंटल राइट पे कि आप कोई भी एक्टिविटी करो इकोनॉमिक, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा सकती है। नाउ वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मेंशन की हुई है आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में। क्या है? दिस क्लॉज डील्स विद द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस that the state can impose on functioning of the right guaranteed under article 19 clause 1 subclause G of the constitution। now इन्हीं दोनों आर्टिकल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। जो दिल्ली जिम खाना है वो कहता है हमारा तो फंडामेंटल राइट है कि हम जैसे भी अपना बिजनेस चलाएं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहती है कि हमारा राइट है कि हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, और इसी बेसिस पे केस चला गया एनसीएलटी में। अब एनसीएलटी पता क्या कहता है? एनसीएलटी ने गवर्नमेंट की साइड दी है। एनसीएलटी कहता है कि गवर्नमेंट ने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो रीजनेबल हैं, और जो ये जिम खाना, दिल्ली जिम खाना का ये जो फंडामेंटल राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है। एनसीएलटी ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइड दी है और बोला है कि आपका ये राइट तो है पर इस पे रिस्ट्रिक्शंस अलाउड है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 6। अब एनसीएलटी का क्या ऑर्डर है? NCLT order. The principal bench of National Company Law Tribunal has ruled that the Delhi Gymkhana Club was acting in a manner prejudicial to public interest। यही तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का चार्ज था कि ये जो दिल्ली जिमखाना इट इज एक्टिंग प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। एनसीएलटी ने एमसीए की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ये बात मान ली। It ruled that a 5-member central government appointed panel should look into the affairs of the club, इंक्लूडिंग द लैंड यूजेज, वो अपना लैंड 28 एकड़ का लैंड कैसे यूज कर रहे हैं, एंड वेरियस पॉलिसीज ऑन मेंबर एडमिशंस, के मेंबरशिप कैसे दे रहे हैं। इट हैज ओवर द इयर्स। तो एनसीएलटी कहता है कि ये जो इनकी गवर्निंग बॉडी है ना दिल्ली जिमखाना की, उसको रिप्लेस करके गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल, 5 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल बिठाया जाए, वो देखे कि मेंबरशिप कैसे दी जाती है। Alright, the NCLT in its order had said that though the club had the right to function as it chose under Article 19 of the Constitution, the same could not supersede rights of common public under Article 14। NCLT ने पता क्यों कहा है कि MCA की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ठीक हैं?
एनसीएलटी ने इसलिए कहा है कि ठीक है, आपका राइट है आर्टिकल 19 के तहत कि आप अपना बिजनेस करो, बट लोगों का भी राइट है, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। ठीक है, तो आपका बिजनेस करने का जो तरीका है ना, इट इज वायलेटिंग पीपल्स राइट टू इक्वालिटी, है ना। मेंबरशिप आप सिर्फ अपने लोगों को दे रहे हो, राइट, तो आप लोगों का आर्टिकल 14 वायलेट कर रहे हो एक तरह से। तो आर्टिकल 14 वायलेट कर रहा है आपकी जो फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19, राइट। तो इसीलिए हम आपका जो मेंबरशिप देने का तरीका है उसे चेंज करना चाहते हैं। योर राइट अंडर आर्टिकल 19 इज नॉट सुपीरियर टू पीपल्स राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, और इसी बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जायज हैं। ऑलराइट, उन्होंने कुछ और भी कहा था। NCLT observed, the shadow over the club is so obsessive of its privilege, maybe it is because the club is of the view that its privilege will remain intact only if the people of certain stature become members. NCLT कहता है कि दिल्ली जिमखाना क्लब ना मेंबरशिप में एलिटिज्म क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि दिल्ली जिमखाना क्लब को लगता है कि उसकी जो रेपुटेशन है ना कि यहां पे सिर्फ एलीट लोग आते हैं, ठीक है, वो तभी रह सकती है अगर एलीट लोगों को ही मेंबरशिप दी जाए और बड़े लोगों को, कनेक्टेड लोगों को मेंबरशिप दी जाए। नाउ दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 14, दिस इज रॉन्ग, यही एनसीएलटी ने कहा है। ठीक है भाई, एनसीएलटी पता है सिंपल सी बात कहता है, एनसीएलटी कहता है कि आप प्राइवेट बिजनेस हो, बट इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी करो। अगर प्राइवेट बिजनेस को कुछ भी करने का राइट है, फिर तो वो अंग्रेज, वो इंग्लिश, वो ब्रिटिशर्स भी सही थे जो अपने रेस्टोरेंट्स के बाहर लिख देते थे डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। फिर तो वो भी सही है, वो भी कहेंगे हम तो प्राइवेट बिजनेस है, हम जो मर्जी करें, राइट। अब ऐसा तो नहीं है ना, प्राइवेट बिजनेस आप करो बट विद इन द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप कर सकते हो, ऐसे किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मेक सेंस? उसी बेसिस पे ये कह रहे हैं कि अगर ब्रिटिशर्स को ये राइट नहीं था, या ब्रिटिशर्स को भी ये राइट नहीं होना चाहिए अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या एलीट्स को ये राइट नहीं होना चाहिए अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि वो बाहर क्लियरली लिख दें कि सिर्फ एलीट लोग यहां पे आएंगे और कोई नहीं आएगा, नहीं होना चाहिए, सबके लिए ओपन होती है ये प्लेसेस। इसीलिए उन्होंने कहा आर्टिकल 14 के वायलेटिव है। Privilege and privilege are misconceived notions and they are all nothing but a reminiscence of earlier legacy. NCLT पता है क्या रहा है? This is reminding us of a legacy during British times. British times में ऐसा होता था कि एक elite group है या only Europeans are allowed in a particular area. ये उस जमाने में होता था, अब तो हिंदुस्तान आजाद है, अब ऐसा थोड़ी अलाउड होगा। मेक सेंस? तो सिर्फ elite को दे रहे हैं, ये एक तरह से वो ही है। elite उस जमाने में यूरोपियंस थे, आज ये अपने elite है, तो ऐसा नहीं कर सकते। NCLT has until further orders barred the club from undertaking any construction on its premises, take any policy decisions or deal with the funds received for admission of new members. Alright, ये पूरा NCLT का ऑर्डर है, बट आपको याद क्या रखना है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से कि इस जो पर्टिकुलर जो केस था उसमें क्या था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G was in conflict with आर्टिकल 19 क्लॉज 6, है ना, ये चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट में। तो आपको फंडामेंटल राइट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए इस केस में जो थी कि फंडामेंटल राइट्स कौन से इन्वॉल्व थे इस केस में। ऑलराइट, सो या गाइस, इसी के साथ हमारे खत्म होते हैं इस वीक के पॉलिटी के करंट अफेयर्स। इफ यू हैव डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस लेक्चर देन प्लीज राइट दोस डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Alright, I'll see you next time with more videos on current affairs. Thank you.